देन स्टार्ट करते हैं आई गेस प्रॉपरली। जो भी लोग आए हैं जिनको ज्वाइन करना हो। अच्छा एक और है सयान, इसका सब नहीं हो गया। तुम बाहर हो गए थे क्या सयान? नो भैया। पेयर्ड विद सौरभ कुमार, अरे पेयर कैसे हो गया भाई ये क्या है? चलो ठीक है, जो भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, है नहीं है कोई। ओके। यू कैन देखना यार, कुछ पता नहीं, छोड़ो। ये देखो एक बार स्टार्ट करें, मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी ऑडिबल हो प्रॉपर? हाँ भैया, मेरा ठीक हो गया, मैं अनपेयर में क्लिक कर दिया। ओके ओके ठीक है। तो सबसे आसान क्वेश्चन पहले वाला ही था आई गेस। क्या बोल रहे हैं? A particle is parallel moving parallel to x-axis such that at all instant the y component of the position vector is, मतलब इसके पैरेलल मूव कर रहा है, राइट? तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा b है, ऐसा बोला हुआ है। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इसकी। तो देखो क्या करना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या करते हैं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेते हैं पैरेलल परपेंडिकुलर, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, सही है। हाँ भैया। ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। हाँ। तो ये कितना हो जाएगा v sin थीटा। ये वाली लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है और x को x मान लिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर ये ट्रायंगल बाहर निकाल दूँ, क्या लिखूंगा, ये जो लेंथ है ये तो b है, सॉरी ये वाली लेंथ है ये तो b है, और ये जो लेंथ है ये तो x है, और ये वाला कितना है, थीटा है। तो व्हाट आई कैन राइट इज एक्सिस बी बाय साइन थीटा। x cos थीटा, x sin थीटा, x इज इक्वल टू b cosec थीटा, सही है। हाँ। तो ओमेगा कितना होगा, v परपेंडिकुलर बाय r, तो v sin थीटा डिवाइडेड बाय b cosec थीटा, तो v बाय b sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ भैया। हाँ। ये वाला देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड on the surface of smooth inclined plane of inclination theta, it takes time t to reach the bottom. If the same object is allowed to slide down a rough inclined plane theta, move the same distance is take time the nt, then coefficient of friction is given by। अच्छा अच्छा, तो जब स्मूथ इंक्लाइन पे फॉल करवा रहे हैं तो ऐसे अगर देखो, अगर ये वाला एंगल इससे थीटा है और यहाँ से ऐसे फॉल हो रहा है, ये वाला स्लेट से फॉल हो रहा है, ये m मास है, इधर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, mg sin थीटा, जी साइन क्रॉस थीटा। वेक्टर। हाँ। तो फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g sin थीटा। उन्होंने बोला सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों केसेस में तो क्या लिख सकता हूँ, 1/2। अगर कोई आएगा तो मुझे बता देना, ठीक है, मीटर में से एंट्री ले लूंगा वापस, ठीक है। हाँ। तो 1/2 इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये कितने डिस्टेंस इज इक्वल टू एस होगा। और सिमिलरली जब ये फ्रिक्शन होगा तब क्या होगा, पीछे एक और फोर्स लग रहा होगा, वो कितना लगेगा, म्यू एम जी कोसाइन थीटा, सही है। हाँ। म्यू की cos थीटा। हाँ तो एक्सीडेंट कितना हो जाएगा, डिस माइनस जी बी बाई एम। साइन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। हाँ यस। तो जी साइन थीटा इंटू ये वाली एक्सेशन की वैल्यू हो जाएगी। हाँ भैया। साइन थीटा म्यू cos तो थीटा। यस। कोई मीट में आया ना, नहीं, कोई नहीं आया। मुझे क्यों दिखा फिर, हाँ भाई आया है क्या भाई। आप हमको नहीं दिखाता है। हमको नहीं दिखाएगा, आपको अलाउ करना होता है। अरे अलाउ नहीं, तुम मुझे बताओ तो सही, आ रहे हैं तुम अभी भी आ रहे हो? हाँ भैया। अच्छा पहला वाला सॉल्व तो कर दिया मैंने, ओके ओके चलो यार कोई नहीं यार। एक सेकंड, ठीक है अभी एक और रोहन आएगा, उसको भी बता देना, ठीक है। ठीक है हम रिज्यूम कर दें यहाँ पे। आई गेस पहला क्वेश्चन तुमसे हो गया था आर्यन, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ भैया, पहले हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था ये वाला। ये वाला ना, इसका सी आया था साइंस। हाँ। ठीक है ठीक है, अब मैं अभी सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ। ये भी हो गया होगा guys, तो भी सिंपल था। तो 1/2 इंटू जी इंटू हाँ। साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन टी का स्क्वायर, एन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस। मुझे म्यू कैलकुलेट करना है तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया इनफैक्ट। एक सेकंड, एक और आई गेस अब वो होगा इन लोगों की ना, हाँ आ गया वही है। भाई लेट मत करो यार, मैं इतने देर पहले लिंक भेज देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ, फिर भी तुम लेट कर देते हो, बताओ। अपनी शादी में कभी लेट जाओगे तुम, बताओ। वन बाई सॉरी टू भैया। 1/2 इंटू जी साइन थीटा, सही है क्या भाई, नहीं ना जाओगे तो मत जाओ भाई।
दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वन ये तुम बाकी वाला पार्ट पहले देखना, तुमने पहला क्वेश्चन तुम छोड़ो, तुम तो ये देखो बस, मैं ये वाला रिमाइंड कर देता हूँ। पहले पार्टिकल को ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब नन फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन नहीं था, मतलब स्मूथ था, तो एक्सेशन कितना हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन पे जी साइन थीटा। तो उसने बोला था टी टाइम लग रहा है और सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में एंटी टाइम लग रहा है जब फ्रिक्शन है, तो एक्सेशन कितना होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो एक बार, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, नहीं तो 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू टेन थीटा। अब देखते हैं आगे क्या है, आई गेस म्यू कैलकुलेट करना था, ओके ओके। तो देखो एक बार 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू म्यू, सही है। हाँ भैया। ओके तो अब ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये तो रिलेटिव अच्छा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के वाला नहीं हुआ था। भैया, हाँ हो गया था। अच्छा 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 अच्छा, नहीं हुआ था सर। आर्यन तुम्हारा नहीं भैया, नहीं हुआ था। ठीक है, पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट में समझाता हूँ उससे क्या कह रहा है ये। तुम ऐसे देखो, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है, ये जो स्प्रिंग अटैच्ड है, ये जो स्प्रिंग अटैच्ड है, एक सेकंड में फोन बंद कर ले तो बहुत मैसेज आ रहे हैं। अरे यार शिट शिट, ये जो स्प्रिंग अटैच्ड है, ये जो है ये ऐसे आगे से आगे आगे जो है, इसको मैंने कुछ काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर दी पूरे सिस्टम को, ठीक है, ऐसे इंपार्ट कर दिया, कुछ लेट से काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर दी, और टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई है, इन्होंने ऐसा कहा है। तो तुम ऐसे देखो, ये जो सेम इनिशियली सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, इन्होंने बोला है देखो सिस्टम ऑफ मास mm कैपिटल M आर इंटरकनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k, his natural length moves the distance to a rigid wall on the smooth horizontal surface with k of system E, ठीक है। लेट्स से किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं, लेट कॉल इट v, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटू m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, सही है। इसने बोला है ना कि इनिशियल नेचुरल लेंथ में है, इसका मतलब क्या है, ये जो है इसके पास और इसके स्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये इससे कनेक्टेड है ना ये वाला ऐसे, तो इसके पास अगर हाँ वेलोसिटी भी होगी तो इसके पास भी होनी चाहिए, वरना कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ना, कंप्रेशन या हाँ एलोंगेशन जो भी होगा, मतलब सेम वेलोसिटी होगी। हाँ इसका मतलब ये जैसे पड़ा हुआ है ये तुम्हारा, और ये जैसे पड़ा हुआ है, ये पूरा ऐसे सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे, नहीं तो इसके रिस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी अगर हुई इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हो गई, फिर एलोंगेशन कंप्रेशन होने लगेगा ना, ये तो इससे कनेक्टेड है, सही बात है ना। हाँ भाई। सही बात है। तो तुम खुद सोचो, अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, राइट। और इन्होंने क्या बोला, अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँ प्रॉपर, ये कैपिटल एम हो गया और ये इस पे पड़ा हुआ है स्मॉल एम, और ये रहा तुम्हारा स्प्रिंग, ठीक है, और ये तुम्हारा वॉल है। अब हो क्या रहा है जब ये ऐसे आगे ट्रैवल कर लेट से वेलोसिटी वी से, तो इन्होंने बोला है जब ये ऐसे आ रहा है और जब ये इससे टकरा जा रहा है, तो ये जो है ये जस्ट स्टॉप हो जा रहा है, सही बात है। इसने बोला कि स्टॉप हो जा रहा है, तो बताना है कि इस स्प्रिंग में देन मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो मैं एक चीज यहाँ पे रिकॉल करनी चाहिए कि होगा क्या जब ये इससे टकराएगा, तो इम्पल्स किस पे पड़ेगा, इस वाले ब्लॉक पे जब ये इससे टकराएगा, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्टेड है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इस पे ऐसे इम्पल्स पड़ेगा जे का, और वॉल पे ऐसे पड़ेगा, सही बात है। हाँ भैया। सही बात है ना। और ये जो स्प्रिंग है, ये तुम्हें पता स्प्रिंग क्या होती है, नॉन इम्पल्सिव, सही बात है ना, स्प्रिंग फोर्स नॉन इम्पल्सिव होता है, सबने पढ़ा है ना। हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके पास अगर वेलोसिटी v होगी बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन भी क्या होगा, v ही होगा, इंटैक्ट रहेगा वो, हाँ हाँ क्योंकि स्प्रिंग तो इम्पल्सिव हुआ नहीं, जब इस पे इम्पल्सिव फोर्स एक्ट किया ही नहीं, तो जो कोलिजन का टाइम है लेट्स से डेल्टा टी, उस इंटरवल में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन मैं एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जस्ट ड्रॉप हो गई है, क्योंकि इस पे अगर मैंने पूरे को सिस्टम भी ऐसा सिस्टम खोल लिया, तो मैं एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे एक इम्पल्स एक्सटर्नल इम्पल्स एक्ट किया है जे, सही बात है ना। तो एनर्जी कंजर्व कहाँ से, ना मोमेंटम खत्म, एनर्जी कंजर्व है, हाँ इलास्टिक कोलिजन हो गया। सम सॉर्ट ऑफ मान सकते हो इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इस वाले ब्लॉक का करस्पॉन्डिंग मान सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आफ्टर कोलिजन बात करूँ, तो आफ्टर कोलिजन मुझे क्या पता चल रहा है, ध्यान से सुनना। आफ्टर कोलिजन में क्या कह सकता हूँ, होगा क्या, ये जो मेरे पास कैपिटल एम पड़ा हुआ है, इसके और ये जो है तुम्हारा, ये जो इस पे अटैच है स्मॉल एम, इसको मैंने एक काम किया, मैं इसको एम नॉट कॉल करता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज होऊंगा बाद में, मेरी राइटिंग मुझे पता है कितनी बेटर है।
तो इसे देखो एक बार, लेट्स से ये k है, तो होगा क्या, ये तो रेस्ट पे आ गया और इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, उतनी जितनी पहले थी, नहीं ये क्या है आफ्टर कोलिजन, सही बात है ना, यही होगा ना आफ्टर कोलिजन, इनफैक्ट आफ्टर की जगह मैं हाँ लिखता हूँ जस्ट आफ्टर, ठीक है, वही। यही होगा। रोहन समझ आ रहा है? हाँ हाँ, तो अब तुम ऐसे सोचो, जब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि इसके ये पॉइंट रेस्ट पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, ये भी ऐसे हो चुका, मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका होगा, इसके अगर इसके पास इसके रिस्पेक्ट में लेट्स से वी आर हुई, कोई वेलोसिटी हुई, इसका मतलब ये और कंप्रेस हो रहा है, और ये तो मूव कर नहीं सकता क्योंकि ग्राउंड ये इस पे ऐसा मतलब इस पे आ चुका है ना, जस्ट समझ रहे हो मेरी बात, ये तो वॉल के सस्टेन पे आ चुका है, तो इस पे फोर्स लगेगा नहीं, मतलब लगेगा तो नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा ना, समझ रहे हो? हाँ तो अब क्या हो रहा है, लेट्स से अगर तुम देखो, अगर ये एम नॉट था, ये कैपिटल मान लो, तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, एट मैक्सिमम कंप्रेशन अगर मैं एनर्जी कंजर्व करूँ तो क्या लूंगा, पहले एनर्जी कितनी होगी, अब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि इस पे नॉर्मल रिलेशन लग रहा है और ये तो मूव कर नहीं रहा, तो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक इसका नॉर्मल, एक इसका एमजी जिसका वर्क डन जीरो है, ये एन लग नहीं रहा, बस ये यही एक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। देखो एज अ सिस्टम पे कौन से फोर्सेस हैं जिनका वर्क डन होगा, बस स्प्रिंग फोर्स। देखो एक बार ध्यान से, एमजी वर्टिकल, ये इसका एमजी वर्टिकल, इसका नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में, सारे फोर्सेस वर्टिकल में, और जो हॉरिजॉन्टल में है वो डिस्प्लेसमेंट करेंगे नहीं क्योंकि वो वॉल से टिका हुआ है, सही बात है, हाँ देखिए तो ऐसे ऐसे टिका हुआ है ना, तो अब तो मैं अगर मैं इस स्टेप से इस स्टेप तक एनर्जी कंजर्व करूँ तो क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू एम नॉट इंटू वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, बाद में क्या होगा, ये तो रेस्ट पे ही है, तो 1/2 इंटू एम नॉट इंटू वी आर स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, सही बात है, और वी आर क्या हो चुका होगा, जीरो एट मैक्सिमम हाँ कंप्रेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू एम नॉट इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू के, सही है ना? हाँ भाई। हाँ तो अब यहाँ से देखो एक बार, मुझे क्या पता था, अरे यार कहाँ गया मेरा, इनिशियल एनर्जी जो ई गिवन थी वो क्या थी, 1/2 इंटू एम प्लस एम नॉट इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2e अपॉन एम प्लस एम नॉट, ठीक है, तो आई गेस पुट कर देना चाहिए, तो 1/2 इंटू एम नॉट इंटू वी स्क्वायर कितना होगा, 2e अपॉन एम प्लस एम नॉट इज इक्वल टू 1/2 के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 2 एम नॉट इंटू ई अपॉन के इंटू एम प्लस एम नॉट, सही है, इसका स्क्वायर रूट, तो ये हाँ मैक्स, और एम नॉट क्या है, स्मॉल स्मॉल का जो स्मॉल मास है वो वाला, एम नॉट ऊपर वाला था, ऊपर वाले को बोला था ना, ठीक है, हाँ हाँ बढ़िया, आगे लेते हैं क्वेश्चन, एक सेकेंड, भैया, तो ऐसे क्वेश्चन में रेड्यूस मास ट्राई करना चाहिए या मतलब, या फिर आपका इंडिविजुअल एनालिसिस ही करना चाहिए, मतलब क्या आपने बोल जो रहे हो? नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में रेड्यूस मास ट्राई करना चाहिए या फिर जो आपने तरीका बताया दो अलग अलग बॉडी भाई का। मैं थोड़ा सा ये सब जो ट्रिक्स वगैरह होती है ना, मैं थोड़ा सा ऑनेस्टी कहूँ तो तुम्हें नहीं रिलाई करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मतलब ठीक है अगर अच्छे से लगाया है तो ठीक है, लेकिन कई बार ना आप थोड़ी सी गलत गलत कर देते हैं, जिस जिस केस में वो फॉर्मूला आता है ना वो याद नहीं रहता एग्जैक्ट केस कई बार, और जनरली उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते नहीं है कि तुम उसको डायरेक्टली अपने फंडामेंटल सॉल्व ना कर पाओ, तो कोशिश क्या करो कि तुम इसको यूज ना ही कर रहे हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। क्योंकि अगर अगर तुम रिड्यूस आराम से मास मेथड होता क्या है? हाँ, ये रिड्यूस मास मेथड होता क्या है? कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं है भाई, भूल जा भाई, काम का नहीं है भाई, कोई काम का नहीं है। भैया मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था रिड्यूस मास, लेकिन समझ नहीं आया था। वो जेई मेंस के लिए पढूं या ना पढूं? नहीं नहीं छोड़ दो फिर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, अगर इसको इसको तुम अगर थोड़ा सा फंडामेंटली देखोगे तो काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वरना ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो एक बार ध्यान से, ये नहीं हुआ था। हाँ बता रहा हूँ, जैसे कौन बोल रहा है ये, स्वास्तिक। अच्छा तुमसे नहीं हुआ, ओ भाई तब तो okay, okay. और किसी से हुआ था ये वाला क्वेश्चन, मेरे से हो नहीं। गया था। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा, आदम। आरव, नहीं, आदम। अच्छा आदम, अच्छा अच्छा, अच्छा मेरी वीडियो तो ऑफ है ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तब ठीक है,
मेरी हरकतें बाहर ना आ जाए भाई, गलत हो जाए। ओके, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। A sphere of mass m1 equal to 2 kg collides with a sphere m2 equal to 3 kg which is at rest। अच्छा अच्छा, मूव विद राइट एंगल एंड ऑल। अच्छा, तो मैं इतना समझ में आ गया होगा कि हम पॉइंट मास कंसीडर नहीं कर सकते इस केस में, समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि राइट एंगल पे हाँ जा रहा है तो एक सेकंड, अगर राइट एंगल पे जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, जो बॉडी होगी वो किस तरीके की होगी, सिग्निफिकेंट लॉन्ग होगी, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अगर बॉडी 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 बोल रहा हूँ, अगर बॉडी पॉइंट मास टाइप की होती तो जब भी कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन होता है, लेट्स हेड ऑन ही होता है ऑफ कोर्स, पॉइंट मास है तो कोलिजन एक ही हो सकता है हेड ऑन, अगर पॉइंट मास से तो नहीं, तो हमेशा कैसे मूव करेगा ये, उसी सेम लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा नहीं। तो अगर इसने बोला है कि राइट एंगल मतलब उसके परपेंडिकुलर जा रही है लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, इसका मतलब दोनों पार्टिकल सिग्निफिकेंट हैं। ये बात समझ आ रही है? हाँ भैया। हाँ तो अगर मैं ध्यान सोचूं तो इसने क्या बोला, एक स्फीयर है 2 kg का, एक स्फीयर 2 है जो कि 3 kg का है। तो जो m1 है वो कोलिजन के बाद राइट एंगल पे जा रहा है, दोनों लाइन ज्वाइनिंग को। अच्छा अच्छा, at the time of collision assuming surface colliding surface to be the smooth if the coefficient distribution is। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। वैसे देखो मैंने ऐसे मान लिया, एक ऐसे है और एक ऐसे है, और लाइन ज्वाइनिंग जो है, लाइन ज्वाइनिंग जो है वो लेट से ये तुम्हारा सेंटर है, ऐसे स्पेस पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैंने ऐसे ऐसे तुम्हारा टेबल है, सरफेस मान लो, कुछ मान सकते हो। टेबल मुझे बनाना आता है तो मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें, हल्के मैंने रखा है, ठीक है। टेबल वैसे दो पड़े हुए हैं, सही है। अब लेट से मैंने हेलो, ठीक है ना, इसको मैंने C1 कॉल करा, इसको मैंने C2 कॉल करा। अब लेट से इसके पास जो वेलोसिटी है वो v है और ट्रायंगल थीटा है, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये हो सकता है ना, इसके पास ये तो रेस्ट पे है, अब इसके पास जो भी वेलोसिटी होगी इसके कुछ एंगल पे होगी ना इस लाइन ज्वाइनिंग से। अगर मैं मुझे कैसे रिजॉल्व करना होता है, एक इसके लाइन के अलोंग, एक परपेंडिकुलर, ऐसे रिजॉल्व करते हैं ना वेलोसिटी को इस कोलिजन में, ऑब्लिक कोलिजन में। तो मैंने ये मानने के अलावा कि पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, मैंने मान लिया कि जो पार्टिकल के पास वेलोसिटी है वो v एट एंगल थीटा है लाइन ज्वाइनिंग पे, ठीक है। ऐसे हाँ कर सकते भैया। हैं ना। ठीक है। अगर कोई दो हाँ बॉडी कोलाइड कर रही है तो उसके बाद दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैसे रिजॉल्व करते हैं, अलोंग द लाइन और परपेंडिकुलर द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, ऐसे ही करते हैं ना। तो मैंने मान लिया हाँ v वेलोसिटी है और लाइन ज्वाइनिंग से अलोंग थीटा एंगल पे है, तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी नहीं चाहिए इसमें, सही बात है ना। सही है। ये कितना होगा v कोसाइन थीटा, और ये कितना होगा v साइन थीटा। अब इसने बोला है क्योंकि जो जब कोलाइडिंग सर्फेसेस है वो स्मूथ है, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों टकरा रहे होंगे तो इस पे जो भी फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। फ्रिक्शनल फोर्स आ हाँ नहीं रहा, फ्रिक्शन फोर्स तो आ नहीं रहा, वरना फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू इंटीग्रल एनडीटी, और एनडीटी कितना होता है जे। तो तब इसके पास जो ये वाली वेलोसिटी है इस पे ये वाला भी इंपल्स लगता है, एफ ऑफ एंगुलर इम्पल्स नहीं लगेगा। एंगुलर इंपल्स कह सकते हो, मतलब टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल कोई वो स्ट्रेस नहीं आएगा, टेंजेंशियल फोर्स नहीं आएगा कहने का मतलब, जो भी फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आ रहा, फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आ रहा, फ्रिक्शन मतलब सेंटर मास एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा नटशेल में, सारे फोर्सेस इसी डायरेक्शन में लगेंगे, बस समझ आ रही है मेरी बात। हाँ तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ और इसने क्या बोला है, इस कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ये तो तुम खुद सोचो, इसका मतलब क्या होगा, तो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये मूव करेगा ऐसे, और इसके पास तो एक इसी डायरेक्शन फोर्स लगा है, तो ये तो मूव, अगर इस पे एक ही इंपल्स लगा है ये, तो पार्टिकल मूव तो ऐसे ही कर सकता है ना, इसी डायरेक्शन मूव कर सकता है ना बस। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी है तो और उसमें हमने लगाया और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो अगर सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, रोटेट तो करेगा भी नहीं, वैसे भी सेंटर ऑफ मास से फोर्स पास कर रहा है, इंपल्स पास कर रहा है, शॉर्ट तो आएगा ही नहीं। तो बॉडी कैसे मूव कर सकती, करेगी तो सिर्फ वैसे ही मूव करेगी, लेट इसके पास वेलोसिटी आ गई v1, सही है, हाँ सही है ना। हाँ हाँ भैया। तो इसके पास जो हाँ वेलोसिटी, जिसके पास जो वेलोसिटी v sin थीटा है वो तो चेंज होगी भी नहीं, क्योंकि फोर्स लगा ही नहीं, फ्रिक्शन था ही नहीं। तो ये जो पार्टिकल ये वाला पड़ा हुआ है, इसके पास अगर इसके पास एक वेलोसिटी v sin थीटा होगी परपेंडिकुलर, लेकिन अगर इसके पास v cos थीटा के इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी हो गई, तो एक चीज तो फिक्स है कि अब ये दोनों परपेंडिकुलर मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास ये भी वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी, और ये पार्टिकल सिर्फ वैसे ही मूव कर रहा है। तो इसके पास वेलोसिटी अगर यही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इधर वाली कुछ भी बच गई, इधर या इधर हो गई, तो रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा कुछ नहीं। हाँ होगा। तो इसका मतलब इस पे इतना इंपल्स प्रोवाइड किया गया होगा, ये v cos थीटा 0 हो गया, और इसका मास कितना है, 2 kg, 2 के 3 है, 2 है, तो इसका मास कितना है 2 kg, इसका मास कितना है 3 kg। इसका मतलब मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ, हर एक बात है सुनना, इस पे कितना इंपल्स प्रोवाइड किया गया ताकि इसकी जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग वेलोसिटी वो 0 हो जाए, क्योंकि अगर नहीं हुई तो क्या होगा, एक ये वेलोसिटी होगा और एक इधर नहीं तो इधर आएगा,
और इसके पास तो वेलोसिटी सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो सकती है, जो दूसरा ब्लॉक होगा, जो दूसरा स्फीयर होगा, तो इसका रिजल्टेंट कभी 90 पे थोड़ी आएगा, समझ रहे हो ना? इसका रिजल्टेंट ऐसे ऐसे का हाँ ऐसे भाई। आएगा ना कुछ, हाँ तो इसका ऐसे होना चाहिए और इसका ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो इस पे इंपल्स इतना प्रोवाइड कर दो कि ये कंपोनेंट खत्म ही हो जाए भाई। तो कितना इंपल्स प्रोवाइड किया गया होगा? J इज इक्वल टू डेल्टा पी, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो कितना होगा, मास कितना है 2 और वेलोसिटी कितनी थी v cos थीटा, हाँ तो आई गेस इतना इंपल्स उसको प्रोवाइड किया गया है इस डायरेक्शन में, किसको, 2 kg के ब्लॉक को, जितना इसने इस पे लगाया उतना इस पे लगाया होगा, सही बात है। तो इस पे कितना इंपल्स लगा, J इज इक्वल टू 2v cos थीटा, इस पे भी लगा होगा, और इसका मास कितना है 3, तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी 3v1, सही है। सही है, सही है। एक सेकंड रुको, ओके ठीक है, ओके, तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा 2v cos थीटा बाई 3, सही बात है। तो अब मैंने क्या कंक्लूड कर लिया, जो ये वाला ब्लॉक है 2 kg का, इसके पास तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या है v sin थीटा, और जो दूसरा ब्लॉक है ये इसके पास वेलोसिटी क्या है आफ्टर कोलिजन 2v cos थीटा बाई 3, सही है। ये क्या है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, सही बात है। हाँ। तो ई की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल। जीनियस भाई, जीनियस। तो अलोंग कॉमन नॉर्मल क्या है, सेपरेशन कितना है 2v cos थीटा बाई 3, इसका तो हाँ उल्टा हो जाएगा, सही है ना, हाँ अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच किधर से कर रहा है v cos थीटा से बस, हाँ ऐसे था ना, ऐसे था ना, मतलब हाँ v पे था, v पे था एट एन एंगल थीटा, v cos थीटा है ना बस अप्रोच, तो हाँ हाँ। ये कितना हो गया v cos थीटा, तो कितना आ गया tan 2 tan, h। ठीक है, ठीक है, रोहन समझ आया, हाँ बढ़िया। तो अगर इस तरीके से करेंगे, तो अगर हमने याद रखा कि हम कैसे करते थे, हम इससे परपेंडिकुलर रिजॉल्व करते थे, तो अगर इस तरीके से जाओगे, तो मैंने एक्सप्लेन करने में टाइम लिया, तुमने देखा टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल चेंज नहीं होगा, ऐसे होगा, बस खत्म, एक्सप्लेन करने से टाइम लग रहा है, अब तुम जब खुद करोगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन ये सबसे हो गया होगा आई गेस, हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। हमें इस वाले पार्ट को हमने रिमूव कर दिया, इसको मैं जूम कर देता हूँ, जूम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा, लेट्स इसका मास, पूरे का मास 9m था, तो इसका कितना हो जाएगा 9m बाय पाई इंटू 3r का 3r है नहीं r स्क्वायर आ रहे हैं। इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 9, तो मास हाँ कितना आ जाएगा, इस वाले का m आ जाएगा, हाँ जो हमने काट के बाहर निकाला है। तो इस पूरे का मूवमेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, ओके अबाउट 9m मास इंटू स्क्वायर बाय r 2। स्क्वायर बाय 2, सही है। और हाँ माइनस किसका करना है, इस वाले का करना है, माइनस करना है इस वाले का, इस एक्सेस के अबाउट, तो इसका अपने एक्सेस के अबाउट कितना होगा m इंटू आर बाई 3 का स्क्वायर बाई 2, सही है। हाँ। और प्लस मुझे क्या करना चाहिए एम डी स्क्वायर, m इंटू 2r/3 उसका। 2r/3 का स्क्वायर, रोहन सही है, पहले एक्सेस में लगा दिया हमने, हमने पूरे का ले लिया एम एम 9m आर स्क्वायर बाई 2 माइनस, और इसका इस वाले का कर रहे हैं, तो इस वाले का इस एक्सेस के अबाउट, तो इसका अपने एक्सेस के अबाउट कितना होगा m इंटू आर बाई 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि पूरा मास 9m था, इसका मैंने मास निकाला m है, सही है, एम आर स्क्वायर बाई 18 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4/9 एम आर स्क्वायर, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं क्या, लेकिन मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ 4/9 एम आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना हो जाएगा 9 एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2, नहीं तो 4 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। हाँ हाँ रोहन समझ आया प्रॉपर, हाँ हाँ। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हुए, अभी और बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। आई गेस तुम्हें मैकेनिक्स सब रिवाइज भी होगी प्रॉपर्ली, जो हल्का हल्का भूल भी गए थे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4-5 चीज़ें ही होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बस उन्हीं के उनको रिवाइज कर बहुत जल्दी सब रिकॉल हो जाता है, प्रॉब्लम्स आर द बेस्ट वे। पहले 2 क्वेश्चन थर्मो के आए, पहले उन्हें करते हैं, रुको।
कहाँ गया भाई, ये कहाँ चला जाता है भाई ये। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन हो गए थे। हाँ हो गया था। स्वास्तिक बोल रहे हो ना? हाँ आर्यन? नीचे वाला नहीं हुआ तभी। अच्छा अच्छा, चलो दोनों देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 2 moles of ideal helium gas are in a rubber balloon. अच्छा, the balloon is fully expandable and can be assumed to require no energy in the expansion. अच्छा अच्छा, the temperature of the gas is the balloon slowly change to 35 degrees Celsius, the amount of heat required in raising the temperature. इसका मतलब एडियाबैटिक है। पूछ रहा हूँ मैं। इसमें भी हीट रिक्वायर्ड को फिर मैंने उससे एनसीपीडीटी को उससे कर रहा था ना फिर तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो इसने लिखा है नहीं expandable नहीं can be assumed to भैया require no भैया energy in the इसका मतलब क्या है? बोल रहा है कि स्लोली स्लोली चेंज कर रहा है ना, तो एक्सपैंड करेगा बैलून तो प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा आइसोबारिक है, तभी तो एनसीपी डेल्टा टी लगा पाएंगे हम। हाँ, मैं इसका मतलब ये पूछ रहा था एंड कैन बी assumed to require no energy in the expansion, इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट है। बिल्कुल। तो ये जो मेरा बैलून है यहाँ पे, यार ये बैलून थोड़ी है, जो भी है क्या ये? हाँ, अरे यार shit. चलो छोड़ो, जो भी है। इसका टेम्परेचर इनिशियली 30 डिग्री सेल्सियस था। अब उन्होंने बोला कि इसको एक्सपेंड करवाया है, ठीक है, और जस्ट और इनफैक्ट हमारे जो सारे प्रोसेस होते भी हैं अगर तो वो हमेशा प्रेशर बैलेंस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा प्रेशर बैलेंस होता है, लेकिन इसने जो ये वर्ड एज्यूम लिखा है एक्सपेंड तो किया, मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ है, लेकिन लेकिन अगर अगर इसने बोला कि क्या बोलते हैं, इतना इतना तो समझ आ रहा है कि वॉल्यूम चेंज हुआ तो आइसोकोरिक नहीं होगा, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो भी नहीं होगा। तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है तो मेजॉरिटी चांस है कि वो होगा, और इसने ये लिख भी दिया कैन बी अज्यूम्ड, ऑफ कोर्स थोड़ा सा एजम्पशन गलत सा हो जाता है कई बार, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि एलिमेंटल चेंज होने की वजह से प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, बट इस केस में हमें लेना पड़ेगा। थोड़ा सा फ्लॉ मुझे फिर भी लगता है इस क्वेश्चन में, बट ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से मान लो। डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ठीक है डायरेक्ट लगा दो एनसीपी डेल्टा टी। तो एससीपी की तो ठीक है, तो वैल्यूज ही पुट करनी है, कुछ है नहीं इसमें। एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 3/2 + 1 इंटू आर टू डेल्टा टी 5, तो 8.31। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 5 इंटू वैल्यूज, शिट, कितना आ रहा था ये बता दो। 25 इंटू 8 कितना आ रहा है? 208 का आसपास आया था। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। इन्होंने क्या बोला है, 2 रिगिड बॉक्स हैं, तो जितने थर्मो छोड़ा है देख लो, ऐसे ही थर्मो के क्वेश्चंस होते हैं, रिग्रेट कर लो थोड़ा सा और पढ़ लेना, वन शॉट से ही कर लेना जो भी कर लेना। ओके, वैसे थर्मो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, शुरू से भी कर सकते हो। ये देखो एक बार, 2 रिगिड बॉक्सेस कंटेनिंग डिफरेंट आइडियल गैसेस आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। ओके ओके, 2 रिगिड बॉक्सें बना लिए, और इन्होंने क्या बोला, दोनों को थर्मल कॉन्टैक्ट में रख दिया। अगर दोनों को थर्मल कॉन्टैक्ट में रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में हीट इंटरचेंज करी है, सही बात है ना? हाँ तो व्हाट आई कैन राइट इज कि जितनी हीट इसने गेन करी होगी उतनी हीट इसने लॉस करी होगी। और तुम खुद सोचो, इन्होंने बोला रिगिड बॉक्सेस, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट दोनों बॉक्सेस का, तो इसमें हीट जा रही है क्यू इन, इसमें से हीट आ रही है लेट्स से क्यू आउट, तो होगा क्या, क्यू इन प्लस क्यू आउट तो जीरो ही होगा। हाँ भैया। तो व्हाट आई कैन राइट इज, और इन्होंने बोला है कि जैसे तुम खुद सोचो, जैसे 2 चैम्बर्स पड़े हुए हैं, 2 रिगिड बॉक्सेस हैं, इसमें हीट आ रही है, इसमें हीट जा रही है, और दोनों का वॉल्यूम चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों में कौन सा प्रोसेसर होगा, आइसोकोरिक नहीं। तो व्हाट आई कैन राइट इज dq1 प्लस dq2 इज इक्वल टू 0। dq1 कितना होगा, n1 cv1 डेल्टा t1 प्लस n2 cv2 डेल्टा t2 शुड बी इक्वल टू 0। सही है? स्वास्थ्य यही किया सही था है। तुमने? क्या भैया? यही किया था तुमने? हाँ हाँ ये ठीक है ठीक है। डिफरेंट आइडियल गैसेस अप्रॉक्स एक कंटेन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा अच्छा, और दूसरे बारे में और इसका टेम्परेचर कितना, लेट्स से मैंने दोनों के कॉमन टेम्परेचर को मीट करेंगे तभी हीट एक्सचेंज जीरो मतलब नहीं हो रहा होगा, लेट्स से दोनों रीच किए टी फाइनल पे, ठीक है। तो मैंने C1 अरे यार ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 होता है, ओके, तो आई गेस 5 और इसका 3, जल्दी जल्दी कराओ यार, ये कितना होगा 1 इंटू 5/2
इंटू आर इंटू कितना होगा टी फाइनल माइनस टी नॉट प्लस उसका कितना होता है, कितने बोल दिए हैं उसके हीलियम के, हीलियम का भी 1 इसका भी 1 ओके दोनों का 1। ओके। तो ये 1 इंटू 3r/2 इंटू टी फाइनल माइनस 7 टी नॉट बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये 5/2 टी फाइनल माइनस 5 टी नॉट बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 3 टी फाइनल बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा 7 टी नॉट बाई 2 यही होगा ना, आर तो मैंने उड़ा दिया 7 टी नॉट बाई 2 आई गेस आई एम करेक्ट। हाँ ठीक है ना। 4 टी फाइनल इज इक्वल टू कितना हो गया ये 7 5 12 12/2 6 6 टी नॉट तो 2 टी नॉट 3 टी नॉट बाई 2 आ रहा है आई गेस यही आ रहा था स्वाति, ठीक है ना, यही था ना आंसर। एक सेकंड चेक करना पड़ेगा। अभी मेरे कैलकुलेशन देख ले भाई, तूने तो मैजिक हाँ किया होगा। हाँ हाँ सही है, फिर तो सही है। मैं और क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ। ओके भैया तो फिर थर्मो मतलब टफ बनेगा तो बस लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स बना देंगे, वही ना। मेंस में तो वो भी नहीं होता भाई, मेंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मेंस की फिजिक्स तुमने देखी नहीं है क्या? तुम जब चैप्टर बस कवर ही करते हो तभी तुम पीवाई से शुरू कर रहे होते हो। मेंस की वैल्यू ही इतनी है, सोचो चैप्टर पढ़ लिया देन यू आर रेडी फॉर द मेंस। हाँ वो तो है। मेंस के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए भाई, फिजिक्स के में तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। बट पेपर का पॉइंट करवाने का मतलब ये है कि तुम अच्छे से सब कुछ रिकॉल करवाओ। जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया, इसमें तुमने एनर्जी कंज्यूमेबिलिटी कंजर्वेशन सब तुम एक अच्छा खासा एप्लीकेशन हो गया तुम्हें। और जो ये क्वेश्चन था इलास्टिक क्या बोलते हैं कोफिशिएंट कैलकुलेट करने वाला, ये बड़े अंदर अच्छा क्वेश्चन था, तुम काफी चीज रिकॉल कर पा रहे हो। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं वही क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ जो हर जगह अवेलेबल है, तो उसे इंप्रूवमेंट का स्कोप भी तो नहीं होगा फिर। वो तो करनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, ये रिलेटिवली एनएलएम का क्वेश्चन है जो कि मेंस में कभी भी नहीं आएगा, एडवांस में आ सकता है और फिर भी अच्छा क्वेश्चन में काउंट होगा, एडवांस में भी आएगा। तो ये स्वास्थ्य क्या था तूने? हाँ हाँ चलो बच्चे, मुझे पता था तूने कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और आर्यन तुमने ट्राई किया था कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? भाई? पहला है इंटीजर का। अच्छा अच्छा, एक मिनट देख लेते। ऐसा एडवांस में थोड़ी देगा। नॉट एग्जैक्टली बट हाँ ऐसा मतलब हर कोचिंग में इतना करा है, एडवांस में देगा नहीं यार। कह सकते हैं एक्चुअली एलएल में क्वेश्चन दिखते भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ वो हर जगह है मैकेनिक्स वाला। ठीक है हम्म। नहीं नहीं किया था मैंने। भैया तो सब्जेक्ट में आता था ना, क्या बोल रहे हैं? ये तो पहले के सब्जेक्ट में आता था। हाँ ठीक है। हाँ हाँ इस तरीके से आता है। और अब वो इतने ज्यादा फॉर्म में फेमस हो चुके हैं ना कि अब तो मतलब आईटी नहीं पूछेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ठीक है फिर भी आना चाहिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग तो प्रॉपर बनती है, कैसे एनालाइज करना है तो करना चाहिए। तो तुम ऐसे सोचो हो क्या रहा होगा जब इसमें, तो ध्यान से पढ़ो एक बार। ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस व्हाइल पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, मास ऑफ ब्लॉक ए इज 3m, ब्लॉक बी इज m, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर रिलीज एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है ठीक है। तो अगर तुम खुद सोचो, अगर इस ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट लूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एक सेकंड, आदित्य शर्मा ज्वाइन द ग्रुप। अच्छा अच्छा। तुम ऐसे देखो, अगर ये लेट्स से तुम ऐसे दिख रहा होगा, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक बी है वो नीचे फॉलो हो रहा होगा। सही बात है ना? ब्लॉक भी जब जब जैसे मैं उसको छोड़ूंगा तो होगा क्या, ब्लॉक भी नीचे फॉल होगा और उससे क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो जाएगी, जैसे स्ट्रिंग में टेंशन आ गया। सही है। तो जैसे हाँ स्ट्रिंग टाइट होगी, इस 3m मास पे फोर्स लगेगा, टेंशन लग रहा है ना, हाँ ठीक है ना? तो 3m जो होगा वो आगे की तरफ जाएगा। तो लेट्स से जो 3m आगे आगे जा रहा है वो एक्सेलरेशन ए है। अब जिससे जो बी फॉल हो रहा है, तो बी क्योंकि ए के साथ कांटेक्ट में है तो इसके पास ए एक्सेलरेशन तो होगा ही, क्योंकि कांटेक्ट में पड़ा हुआ है। कांटेक्ट में अगर पड़ा हुआ है तो ये जो 3m है तुम्हारा, ये सॉरी ये जो 3m है और ये जो m है, इसके पास रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, ए। और ये जो है लेट से ए से आगे जा रहा है, तो ये भी ए से आगे जा रहा होगा, तो कांटेक्ट में है ना, वरना कांटेक्ट लूज हो जाएगा। अगर दो ब्लॉक पड़े हुए हैं तो पता होगा ना कि कॉमन डिनोमिनेटर के लॉन्ग एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब सेम होनी चाहिए, वरना कांटेक्ट लूज हो जाता है। हाँ ये स्लाइड ऑफ हो जाएगा ना, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अरे यहाँ भैया पर उड़ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटैच।
हाँ चल ठीक है, मान लेते, काम चलाओ, तेरी हेलो। बुद्धि भी अच्छी नहीं है इतना तू सोच रहा था। चल ठीक है, ये ए है, ये ए आर, ठीक है। तो इसके पास कौन से एक्सेस होंगे, ए और ए आर, सही है। हाँ भैया। ओके, तो तुम ऐसे सोचो एक बार, ये वॉइस रिपीट क्यों हो रही है भाई। हेलो हम्म। भैया, थोड़ा इंटरनेट इशू हो गया था, ये क्वेश्चन थोड़ा। अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, बस बस दिखा रहा हूँ, देखो मैंने ये बोला, ये जो एम है ये नीचे फॉल हो रहा होगा, तो उससे क्या होगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। ये जो ब्लॉक होगा नीचे फॉल होगा, तो उससे क्या होगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, तो ये आगे एक्सेलरेट करने लगेगा, ये वाला जो ब्लॉक है 3M का। जब ये जैसे नीचे फॉल होगा तो क्या होगा, ये आगे एक्सेलरेट होगा। तो और जब ये इसके साथ कांटेक्ट में पड़ा हुआ है, तो इसके पास एक्सेलरेशन ए होना चाहिए ना आगे, दोनों का सेम कॉमन एक्सेलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल, नहीं। क्योंकि अगर 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 कॉमन नॉर्मल सेम एक्सेलरेशन नहीं हुआ दोनों का, दोनों दोनों डी अटैच हो जाएंगे ना एक दूसरे से। भाई ने नई इंग्लिश इंग्लिश सिखाई है, यहाँ तक सही है। हाँ। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि लेट से, और तुम खुद सोचो, अगर इनफैक्ट अगर लेट से ये एक्स रेजिस्टेंस फॉल हुआ, ठीक है, तो ये ब्लॉक आगे कितना मूव करेगा, उतना ही जितना ये आगे नीचे गिरेगा, उतना ही ये वाली जो स्ट्रिंग है आगे जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तो ये जो ब्लॉक है उतना ही तो आगे जाएगा। हाँ तो तुम खुद सोचो, ये जो ब्लॉक है ये किस रेट से नीचे नीचे गिर रहा होगा। ए आर है, इसका क्या है, तुम सोचो, लेट्स से इसको मैंने एक्स कॉल करा, और इसको जो आगे जा रहा है वो वाई है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स इक्वल टू वाई हमेशा होना चाहिए ना। तो क्या होगा, इसको मैंने लेट्स से वी1 कॉल करा और इसको वी2 कॉल करा, इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी, ये क्या होगा, वी1 इक्वल टू वी2। अब इसको फिर से करा तो क्या होगा, ये तो ए आर है ना, मतलब ए आर शुड बी इक्वल टू ए, नहीं। हाँ यहाँ तक सही है, रोहन समझ आ रहा है प्रॉपर। भैया एक बार वो एक्स एंड वाई का रिपोर्ट करोगे? ठीक है, अरे यार डायग्राम डायग्राम बता भी नहीं सकते हैं। रोहन, आई एम ऑडिबल। हाँ भैया, एक मिनट, ये आप, ये क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए है, यहाँ पे तो ए आर प्लस ए का वेक्टर का रिजल्टेंट हाँ हाँ, निकाल। वो क्वेश्चन तो बात की बात है, मैं बस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ अभी, मतलब वो तुम अच्छा कर अच्छा। लेंगे रिजल्टेंट। भैया, ये एक मिनट, ये दोनों को सेम वेलोसिटी होना चाहिए, इसलिए ए आर इक्वल टू ए कैसे आया? डिफरेंशिएट कर दे भाई। अच्छा, पर पर उस दोनों के कंपोनेंट तो अलग है ना, ए आर तो नीचे की तरफ है। ठीक है, देखो देखो सुनो, लेट से मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना समझ आया ना कि इसके पास एक्सेलरेशन, दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ, ए कॉमन नॉर्मल हाँ ए, हाँ और ये ए आर से फॉल हो रहा होगा। तो मैंने बोला, ये अगर एक्स नीचे होगा, ये फॉल करेगा जिस रेट से, रेट की बात करो ना तुम डायरेक्शन क्यों कंपेयर कर रहे हो, तुम रेट की बात करो। ठीक है ठीक है। ये आगे वाई गया, तो कैसे एक्स इक्वल टू वाई होगा। तो मतलब हाँ इसकी वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी, तो अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन भी तो सेम होना चाहिए। अलोंग द स्ट्रिंग इसके वेलोसिटी अगर v है तो इसकी भी v होगी, और इसकी a है तो इसकी भी a होगी, और जिस इसकी a मतलब क्या a, और इसकी a मतलब क्या a r, समझिए। तो मतलब a r इक्वल टू a होना चाहिए। और रोहन समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ भैया, वो 3M वाला ब्लॉक जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, वो एक एंगल पे कनेक्टेड नहीं है। तो एंगल से कनेक्टेड है ना ये वाला एंगल, तो इसके कंपोनेंट कैसे होंगे, इसको सॉल्व करोगे तो एक इधर ही तो होंगे। तुम इसको पूरे, जो मास्टर्स पुली होती है तुम पूरे को ले लो ना एक बार, कंक्लूजन हो रहा है तो एंगल पे है ना फोर्स, तो इसको ऐसे ले लिया, एक इधर, इसका मास्टर होता नहीं है। नहीं, एक ऊपर एक ऊपर और एक राइट में ना। मैंने क्या किया, ये तो किया है। नहीं, एक ऊपर होगा ना। मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं यही तो कर रहा हूँ, टी। अरे नहीं, जो ब्लॉक ए है उस पर जो फोर्स के कंपोनेंट लगेंगे, एक ऊपर लगेगा एक राइट में लगेगा। ऊपर वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा mg से, है ना। ऊपर वाला तक है, हाँ ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल में लगेगा, और समझ जो गया। राइट वाला है उस मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 3M वाला ब्लॉक है वो y शिफ्ट कर रहा है, और ब्लॉक बी x शिफ्ट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू y कैसे होगी? क्योंकि जितनी ये स्ट्रिंग नीचे गिरेगी उतनी ही आगे बढ़ेगी ना, स्ट्रिंग तो लेंथ कांस्टेंट होती है ना। हाँ, लेकिन वो एंगल पे भी तो कनेक्टेड है, वो कुछ y cos थीटा वगैरह नहीं होगा। भाई ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये ऐसे है, तो जितनी ये नीचे जाएगी उतनी ही तो ये आएगी, ये सोचो ना बस, क्या सोच रहे हो। अच्छा हाँ। ये जितनी नीचे जाएगी उतनी तो नीचे आएगी, इसमें इसमें क्या दिखाऊं भाई मैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 3M वाला ब्लॉक। वो तो भाई बस अटैच कर दिया गया है, तुम ऐसे मान लो ना, ये ऐसे है पूरा 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 को सिस्टम ले लो, क्या दिक्कत है, वो तो बस ऐसे ही दिखाया गया है, नहीं है। इसमें ओके, इससे भी कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है ठीक है।
भाई तुम पता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारी बातें भाई ऐसे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, डी से डी कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स। अरे भाई ये सब वर्चुअल वर्क मेथड से ज्यादा आसान नहीं पड़ता। क्या वर्चुअल वर्क मेथड से देखेंगे तो कंस्ट्रेंट आसान नहीं पड़ता देखने में। वो ठीक है, बट इतने आसान क्वेश्चन में आई गेस लगाने की जरूरत नहीं। ये बोल रहा टी डॉट एक्स वी वाला, ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ ठीक है, पर इसे इधर देख भी रहा है। अरे मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये इतना ए और इक्वल होंगे तो 1 सेकंड में दिखने वाली चीज है। सिर्फ लोगों को समझा रहा हूँ, तो तुम खुद देखो ना, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो यार इक्वल टू ये होगा, फिर बस इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर दो प्रॉपर। तो ये जो 3m मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक इधर की तरफ टी, एक इधर की तरफ टी, और इसके साथ जो m अटैच है, अगर मैं सिर्फ इस पे फोर्स इक्वेशन लिखूंगा तो इस पे नॉर्मल भी दिखाना पड़ेगा ना, इस स्मॉल m का नॉर्मल भी दिखाना पड़ेगा ना। अगर सिर्फ 3m की fbd बनाऊंगा तो इस पे n दिखाना पड़ेगा ना। हाँ तो मैंने क्या करा, मैंने 3m और m को सिस्टम ले लिया, तो क्या होगा, दोनों का n इंटरनल हो गया, वो हट गया। तो कौन कौन से फोर्स लग रहा है एज अ सिस्टम? m पे ऊपर की तरफ लग रहा है p, और नीचे लग रहा है mg, और इस पे लग रहा है इधर 3mg, इधर नॉर्मल। तो सिर्फ तुम देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स, सही है? तो हॉरिजॉन्टल पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ p लग रहा है, तुम खुद देख लो कौन हाँ से फोर्स होंगे हॉरिजॉन्टल में। देखिए बहुत लग रहा है ना, सिर्फ एक इधर वाला t, बस बाकी तो कोई नॉर्मल डायरेक्शन तो इंटरनल हो गया, mg और t वर्टिकल है, और इसका 3mg और n वर्टिकल है। तो t क्या होता है, नेट फोर्स इन द वन डायरेक्शन इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2। क्या होगा, 3m into a प्लस m into a, यही होगा ना। इस डायरेक्शन में इसके पास क्या एक्सेलरेशन a और ar, तो इसके पास इधर a है, तो क्या लिखूंगा, 3m into a प्लस m into a। पढ़ा होगा ना, m1 a1 प्लस m2 a2, f एक्सटर्नल इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2, ठीक है ना हाँ हाँ रोहन? ठीक है, हाँ तो t इक्वल टू 4m आ गया। तो मैं से देखो, ये जो है जो जो m मास का ब्लॉक है, इस पे कौन से फोर्स लग रहा है, mg, ऊपर t लग रहा है, और इधर n लग रहा है, लेकिन वो उस डायरेक्शन में है, और इसके पास एक्सेलरेशन है ar, और इधर है a। तो वर्टिकल में क्या लिखूंगा, mg माइनस t इज इक्वल टू m ar, सही है? हाँ तो ar तो a के इक्वल है, तो mg माइनस t किसके इक्वल हो गया, ma के। यहाँ पे क्या लिखूंगा, t इज इक्वल टू 4ma, mg माइनस t इज इक्वल टू ma, दोनों को ऐड कर दिया, a कितना आ गया, g/5, mg इक्वल टू 5ma इक्वल टू g/5, a कितना हो गया, 2 आ गया, सही है? हाँ भैया तो इसके बाद AR इधर is इधर equal कितना to होगा, इधर 2, इधर 2 कितना हो गया, 2√2। AR is equal to A कैसे? भाई यहाँ पे यही तो प्रूफ किया था यार, x अच्छा इक्वल टू x y is से। equal to y से, ठीक है ठीक है, सॉरी। हाँ तो आई गेस एक ये जो a है रेडी टू ग्राउंड कितना था, इधर 2 इधर 2, तो कितना हो गया, 2√2। 2√2 था a की वैल्यू, 10 इंटू a कितना होगा, 20√2। तो 5√2 आई गेस 7 दिया हुआ है, तो उसको देख लो क्या लिखोगे, 4 इंटू 5√2, तो 5√2 कितना है, 7, तो 28 आ जाएगा ना, ठीक है? ओके ओके। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, हाँ स्वास्थ्य बोल रहे हो? हाँ कैसे किया हो था? गया था कैसे किया, पहले जब मतलब कनेक्टेड नहीं था तब 3q टोटल चार्ज है, तो साइड साइड मतलब एकदम एकदम साइड्स में 3q/2 होगा, फिर चार्ज कंजर्व कर दिया प्लेट्स पे, और तो पता चल गया हर साइड पे क्या कितना चार्ज है। और सेकेंड वाले में क्या किया, आफ्टर कनेक्शन सेम है, बाहर वाले साइड में 3q/2 है। अब जो q वाला प्लेट है उसके अंदर भी q1 अज्यूम किया, तो उल्टा साइड तो 2q के दिस साइड में माइनस q आ गया, तो और 2q के दूसरे साइड में 2q प्लस q आ गया। और थर्ड तो अब डिस्टेंस d और 2d दिया हुआ है, तो q1 x1 मतलब पोटेंशियल इक्वल कर दिया फर्स्ट प्लेट और थर्ड प्लेट का, तो q निकल गया स्मॉल q, फिर डिफरेंस u बहुत q बढ़िया, इन बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, मैं सोचो 3 प्लेट आर कनेक्टेड, हाउ मच चार्ज ऑफ द फ्लोर, ठीक है ठीक है ठीक है।
तो इन्होंने बोला क्वेश्चन में बोला है कि जब हम इस स्विच को बंद कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास, कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा स्विच से। तो आई गेस ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब करवाते तो हैं क्लास में, करवाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाते, पर थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पाता। तो अगर इसको अच्छे से याद रखें तो हमेशा हमेशा याद रहता है कि जब हमने कनेक्ट कर दिया इसका मतलब, जब हम कनेक्ट कर दिया इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। ये समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया, तुम सोच रहे हो अगर इधर पोटेंशियल 0 मान लिया, 0 0 0 ट्रैवल करवाओगे तो पूरे ये जो ये प्लेट और ये प्लेट है ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे आफ्टर कनेक्शन। तो पहला जो पॉइंट समझ में आना चाहिए, आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, ये दोनों और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। इतना समझ आ रहा है? मतलब इसका हाँ पोटेंशियल भैया। V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, कह सकते हैं ना V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ भैया। हाँ तो इसे देखा एक बार। हाँ जी। ये देखो, तो अगर तुम्हें पता होता है जो आउटर मोस्ट चार्ज आता है वो जो इनका सम बाय 2 आता है, राइट। 3Q/2 तो आउटमोस्ट प्लेट पे चला जाएगा। तो मैं बात करूँ जब स्विच ऑन ऑफ है, स्विच जो है वो ऑफ है, ठीक है। जब स्विच ऑफ है तो इस ये जो ये वाला प्लेट है, ये पे टोटल चार्ज कितना था Q, इस वाले प्लेट पे कितना होगा -Q/2 राइट साइड में, हाँ -Q/2 इस पे -Q/2, तो राइट साइड में कितना होगा इस वाले पे Q/2। अब इस पे टोटल चार्ज कितना है 2Q, तो इधर कितना होगा 3Q/2, तो इधर होगा -3Q/2। इनिशियली ये कंडीशन होगी, लेकिन जब हमने स्विच बंद कर दिया तब क्या होगा, हमको ये तो चेंज होता नहीं है, क्योंकि जब चार्ज सप्लाई होता है तो हमेशा इंटरनल वाले सिस्टम पे चेंज हो रहा होता है। एक इसकी तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, पता होगा। ये 2Q है और ये क्या है, तो मुझे कैलकुलेट करना है। इनफैक्ट अब मैंने इन दोनों को सेम कनेक्ट कर दिया और ये 2Q है। तो लेट्स से मैंने इधर मान लिया Q, तो इधर हो जाएगा -Q, सेलिब्रेट इधर कितना हो जाएगा 2Q + Q, और ये कितना हो जाएगा -2Q, यहाँ पे देखा अगर -2Q -Q, ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस 2D है। तो अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, इसका मतलब अगर मैं इधर से इधर ट्रैवल करूँ और मैंने मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन जो है वो ये है, दोनों साइड में E1 E2, तो क्या लिख सकता हूँ, E1 × D प्लस E2 × 2D शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि E1 × D क्या है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने लेट्स से मान लिया V1 और इधर का मान लिया V3, इधर का मान लिया V2, तो मैं क्या लिखूंगा, V1 मुझे क्या पता है, V1 - V3 कितना होगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मैंने E1 ये माना है ना, तो V1 ज्यादा होगा, तो कितना होगा, V1 ज्यादा है, मैंने ये डायरेक्शन मानी है, तो क्या होगा E1 × D प्लस प्लस क्या लिखूंगा, V2 V1 एक सेकेंड रुको, हाँ V3 - V2, मैंने इसको हायर माना है, डायरेक्शन ये मानी है, तो इसको क्या लिखूंगा E2 × 2D, नहीं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, V3 से V3 कैंसिल, तो V1 - V2 कितना होगा, E1 D + E2 2D, और V1 और V2 इक्वल है, इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रहा है। हाँ तो यहाँ से क्या हो गया, अगर E1 कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी σ/ε0, क्योंकि दो प्लेट्स है ना, सिग्मा अपोजिट अपोजिट है, ऐड हो जाएंगे, तो क्या सिग्मा कितना होगा Q अपॉन एक एरिया ये मान लिया, तो Q/A/ε0 सिग्मा/ε0, अरे यार यही होता है ना, सिग्मा बाय, हाँ ठीक है, इंटू D प्लस यहाँ पे 2D है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज कितना है 2Q + Q अपॉन A/ε0 इंटू 2D इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो रहा है, सॉरी Q + 4Q + 2Q इज इक्वल टू 0, तो Q कितना आ जाएगा -4Q/3, सही है। इसका मतलब क्या हो गया, आफ्टर पहले क्या था, इस वाले प्लेट पे कितना था 3Q/2 आगे था, और ये कितना था -Q/2, पहले क्या था इस वाले प्लेट पे था -Q/2, ये तो चेंज होता नहीं है, अब कितना हो गया, इस पे Q है, तो Q कितना है -4Q/3, सही बात है ना। तो -Q/2 से -4Q/3 जाने में इसने कितना चार्ज सप्लाई किया होगा, डिफरेंस ले लो, 4Q/3 -Q/2 6 होता है, 8 - 3 5Q/6, ठीक है ठीक है। रोहन, ठीक है। और क्या नाम है हाँ उसका, अदम, और क्या है, सयान, ठीक है। हाँ, मतलब आउटर प्लेट पे क्लियर है। बाकी अंदर का प्लेट ही चेंज होगा जब भी ऐसा सर्किट चलेगा। हाँ वो कैपेसिटी। चेंज नहीं होता। ओके। एक ग्राउंडिंग वाला भी एक सिचुएशन होता है, वो तुम्हें याद है, ग्राउंडिंग में क्या करते हैं, हाँ याद है, पोटेंशियल जीरो कर देता है ना। पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल टोटल जीरो चार्ज, रहेगी, साइड वाला एकदम साइड का जो फेस होता है उसका 0 0 हो जाता है चार्ट। हाँ
ओके चलो सब याद रखो भाई, मोटिवेशन लो उस लड़के से। तुम लोगों ने कुछ याद नहीं रखा, बताओ। भाई ने सब याद रखा है, याद होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ होता। बढ़िया बढ़िया। नहीं आगे नहीं समझ हुआ में आ था, गया ये क्वेश्चन? नहीं भैया। नहीं हुआ था भैया। कोई नहीं, कोई थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को एक बार। रिलेटिवली गुड प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब नॉट दैट इजी बट नॉट दैट टफ आल्सो। अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम रेडियस आर। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा तुम लोगों को। क्या बोलते हैं, उसने मुझसे बोला था कि उसके मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो मैंने मैट्रिसेस का अलग से सेशन शेड्यूल करे हैं, ठीक है। आई गेस कल हम मैट्रिसेस कवर करेंगे, कल कोई पेपर सॉल्व नहीं होगा, कल मैट्रिसेस हम प्रॉपर कवर करेंगे, ठीक है। जिसको मैट्रिसेस के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं होते, तुम देखते होगे मैट्रिसेस के काफी अजीब अजीब क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंस में भी, एडवांस में तो फिर भी आते ही हैं, मेंस में भी आते हैं। तो कल हम मैट्रिसेस प्रॉपर कवर करेंगे, मतलब पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ा तो सकता भी नहीं वैसे, पढ़ाना तो आता ही नहीं है। वी विल टेक गुड प्रॉब्लम्स, मतलब अराउंड 20-30, अराउंड 1.5-1-2 आवर्स के आसपास हम सेशन रखेंगे। जितने क्वेश्चंस अच्छे हैं, मतलब सारे तो नहीं कर पाएंगे, पर काफी कुछ लर्निंग मिलेगी मैट्रिसेस में लेकर के। तो और सिमिलर क्वेश्चन आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर टफ पेपर आया तो मैट्रिसेस को लेकर के, ठीक है। तो कल हम करेंगे मैट्रिसेस, ठीक है। ओके भैया। एवरीवन ठीक, कंफर्टेबल, किसको दिक्कत तो नहीं है? नो दिक्कत। रोहन ठीक है ना? हम्म, ठीक है। बिल्कुल। वो जो पेपर मैंने सेंड किया है वो तुम अटेम्प्ट करके रेडी रखना, और बाकी उसको डिस्कस कर लेंगे, और तीसरा पेपर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन वो आज नहीं, कल करेंगे, ठीक है। और लेकिन कल मैट्रिसेस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अब तुम देखो, ओके यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, हमारे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल बोर्ड है, मान लिया एक बोर्ड है, और यहाँ पे माइंड करो इन्होंने रफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये जब जब थोड़ा बाद में बताऊंगा। और इन्होंने क्या बोला है, ये जो है ये स्मूथ पे पड़ा हुआ है, ये जो है ये स्मूथ है, ओके। और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, सिलेंडर, फाइन। और इसको मैंने एक्सेलरेट कर दिया विद एक्सेलरेशन ए। ये एक्सेलरेशन, ये एक्सटर्नल एजेंट का काम है, उसकी तुम टेंशन मत लेना, ये जितना चाहे उतना हो सकता है। ये मतलब कि इसके पास फोर्स कोई कंस्टेंट नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट एक्सेलरेटिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। इसका मतलब क्या, इसको एक्सटर्नली हमने फोर्स इम्पार्ट किया, जैसे एक्सेलरेशन आया है उसको, वो उसको हमेशा ए एक्सेलरेशन मेंटेन रखेगा, जितनी नीड होगी वो पहुंचा देगा वहां तक। अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। A uniform solid cylinder of mass m radius r is placed on rough horizontal board with same mass, मतलब इसका मास m है तो इसका भी मास m है। और एक सेकंड, अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी भी रेडियस r है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द म्यू गिवन है यहाँ से यहाँ का, मैंने दिया हुआ है 0.3, ठीक है। If the board start accelerating with constant acceleration a, the maximum value of phase that cylinder perform pure rolling। अच्छा अच्छा, सिलेंडर को प्योर रोल करवाना है, ए को मैक्सिमाइज करते जाओ। तुम खुद सोचो ना, नहीं तुम खुद देखो और फैसला करो। अगर ये ए से आगे एक्सेलरेट करे, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो आगे की तरफ, ये पॉइंट आगे जा रहा है, तो ये क्या बोलेगा, भाई तू भी आगे चल, सही बात है। तो इसकी इसकी तरफ क्या करेगा, वो एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा एफ एस, जिसकी वजह से इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इसका टॉर्क कैसे रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसके पास टॉर्क आएगा अल्फा, सही बात है। तो इस पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तुम खुद देखो। एसीएम इसकी वजह से है, और ऐसे रोटेट कर रहा है अल्फा से, तो क्या होगा, एसीएम प्लस आर अल्फा, सही बात है। सही बात है। तो एसीएम प्लस आर अल्फा शुड बी इक्वल टू ए होना चाहिए, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं कर रहा, इसका ए है ना। यहाँ तक तो कर लिया था, इसके बाद नहीं हो पाया। तो भाई यहाँ शुरू तो यहीं से करेंगे ना भाई, हाँ हाँ। ठीक है। तो अब ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक पड़ा हुआ है, रोहन ठीक है ना, फॉलो कर पा रहे हो ना? हम्म। ये जो एम मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस पे फोर्स कैसे लग रहा है, इधर की तरफ एफएस लग रहा है, और एक ही फोर्स है बस, देखो एक बार, और की फोर्स बनी है, एम जो नॉर्मल तो वर्टिकल है ना, हाँ भैया। इसका एक्सेलरेशन कितना, लेट्स मान लिया एसीएम, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ एस इज इक्वल टू एम एसीएम, और एफ एस इंटू आर शुड बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा।
अल्फा इज एसीएम इक्वल टू आर अल्फा मत डाल देना, गलत हो जाएगा। कंडीशन क्या होती है, पॉइंट स्लिप नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हर जगह एसीएम अल्फा डालें जब भी नॉन स्लिपिंग की हुई है, ठीक है ना। ये हाँ कंडीशन है इस बार प्योर कंडीशन ये है, एसीएम प्लस आर अल्फा इक्वल टू। पता नहीं जब डेफिनेशन ये तो लोग उल्टा उल्टा सीधा क्यों लगाते रहते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, मैं जब आई गेस मैं 9th में था उस टाइम, तो मैं एक लेक्चर देख रहा था रूलिंग का, तो उसमें तुम जानते हो एबीजे सर को, अमित बजानिया सर। हाँ 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 तो मैंने हाँ 9th में कंपटीशन मैंने उन्हीं से पढ़ा था, 11th 12th में मैंने एनएस सर को फॉलो किया था, ठीक है। मतलब 12th में, नितिन से 11th में तो हॉस्पिटल में ही था, मतलब 12th में जब एंडिंग आ गई थी, 6 साल मेरे बचे हुए थे, तो उसमें जब पूरी मतलब एबीजे सर के कमेंट में लिखा हुआ था, उन्होंने पूरा रूलिंग में समझा दिया एंड ऑल सब कुछ करवा दिया, फिर लास्ट में बोलते हैं सर इसे मेरे को तो कब लगाएंगे, बस उनका सब पढ़ाया उन्होंने गोबर कर दिया, समझ रहे हो। इस तरीके से नहीं, कंडीशन हमने लगा दी ना, मतलब ये तो कंडीशन थी, पॉइंट स्लिप नहीं करना चाहिए, तो फिर तो पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। कंफर्टेबल, यहाँ तक आगे बढ़े। हाँ बड़े बड़े हाँ, एम ए सी एम एफ एस की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, क्या हो जाएगा, एम ए सी एम इंटू आर शुड बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल। तो यहाँ से ए सी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफैक्ट आर अल्फा कितना आ जाएगा, 2 ए सी एम, सही है। हाँ तो तुम खुद देखो हमारे पास आर अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ए सी एम, ओके। ए क्या होगा, ए कितना है हमारे पास, ए सी एम प्लस आर अल्फा, तो आर अल्फा डाल दिया हमने 2 ए सी एम, तो ए कितना हो जाएगा, 3 ए सी एम, सही है। हाँ अब एफ एस क्या होगा, लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी। नॉर्मलाइजेशन तो एम जी के इक्वल होगा हमेशा इस पॉइंट पे, ये जो ब्लॉक है इस पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है आगे की तरफ, नहीं। हाँ और एफ एस किसके इक्वल है, एम ए सी एम के, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम ए सी एम इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी एम इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी, यहाँ से पुट कर दिया, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू 3 म्यू जी, और वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू 0.3 इंटू 10। अब बोलो, मैंने प्लैंक के ऊपर बैठ के सूडो फोर्स लगा के बाकी सब सेम कंडीशन लगाया था, तो सेम ही है। हाँ वो तो ठीक है, हाँ हाँ ब्रो नीड्स टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, ठीक है। चलो आई गेस समझ आ गया होगा प्रॉपर, किसी को दिक्कत है तो बता दो। नहीं भैया समझ गए। बढ़िया बढ़िया। एक बार आई गेस 17 18 और ये क्या बोलते हैं 16, ये क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ई इक्वल टू बी सी लगाना है। वाई डी एस सी में वो टू डी नॉट पर डी नॉट साइन ओमेगा टी था, तो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस निकालना था, साइन ओमेगा टी पर 1 डाल दो, फिर -1 डाल दो। हाँ कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ भैया भैया 19 वाला कौन सा? मैग्नेटिक वाला प्रॉब्लम थोड़ा देख लीजिएगा। 11th नंबर क्वेश्चन जरा देखना ना, 12th देखता हूँ, ये तो कर लिया। एक मिनट। इन तीन ये क्वेश्चन देखो, इन तीनों में से कौन कौन से कर लिए थे, ये पहला वाला हो गया, और बाकी तो इजी वाले अटेम्प्ट किए थे। ये वाला बीट फ्रीक्वेंसी याद नहीं था तब। बीट फ्रीक्वेंसी नहीं याद, तुम स्वास्तिक बोल रहे हो ना। हाँ वो तो मॉड F1 में तो होता है ना। हाँ हाँ वो ये रिवाइज नहीं किया था। अरे यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन तो आई गेस बहुत ही चिंदी होगा। हाँ आर्यन अटेम्प्ट किया था तुमने ये वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ तो ये देखो ये क्या है, लेंथ इन mm और ये क्या है, टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। तो आई गेस थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स क्या बोल रहा हूँ, लिखा ही हुआ है लीनियर एक्सपेंशन। चलो ठीक है, तो डीएल क्या होता है, एल अल्फा डी टी, ये होता है ना।
हाँ ठीक है, डी होता है ना, डी एल अल्फा डी टी। हेलो, हाँ 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 यही होता है ये। यहाँ से डिराइव भी होता है, डी एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डी टी, फिर हम इंटीग्रेट करते हैं एल नॉट से एल, एल एन एल बाई एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी इनिशियल से टी फाइनल अल्फा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ वैसे, चलो कर लेते हाँ हैं, ये सब तो वैसे भैया, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा लग रहा है, बस कर लेते हैं और क्या। ये फॉर्मूला किस पता ही होगा, छोड़ो इसमें जरूरत नहीं है वैसे। ये देखो एक बार, ये क्या आ गया, हाँ तो तुम खुद देखो इनिशियली लेंथ कितनी है टू मेटल रॉड्स की, ये 1002 से स्टार्ट हुआ है और ये 1000 से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये जो है अगर मैं इसकी स्लोप देखूं, इस वाली लाइन की स्लोप देखूं, ये देखो एक बार ध्यान से, क्या बात, लग रहा है मैं ही ऑनलाइन टीचर हूँ भाई, क्या मस्त वो फ्लिप किया है उसने, अल्टीमेट भाई, मजा ही आ गया मतलब। ये वाली सेम, तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा ना, सही है। और ये वाली जो यूनिट है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक को मानूं, देखो एक बार, ये जो है यहाँ से यहाँ तक तो एक्स ही है ये पूरी, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये वाली लेंथ 4 नीचे 2, सही है। तो जो पहली, तो ये जो बी वाली है, अगर मैं थोड़ा सा मिटा दूं उसको, एक बार देखो कहाँ गई, हाँ एक 6 है एक 2 है, इतना समझ आ रहा है, ठीक है वेल एंड गुड। तो यहाँ से यहाँ तक सेम लेंथ मान ली, और ये जो लेंथ है ये लेंथ 6 मान ली, ये 6 है, और जो ये यहाँ से यहाँ तक है ये 2 है, तो ये जो है ये वाली जो लेंथ है बी, तो जो मैं कह सकता हूँ एम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एम ऑफ ए, सही है ना, करंट कर पा रहे हो। ये हाँ देखो हाँ यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, तो इसका एंगल अगर थीटा 1 है और इसका अगर थीटा 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा 2 इज इक्वल टू 6 बाय एक्स, और tan थीटा 1 कितना होगा b के लिए, ये है b के लिए और ये है a के लिए, तो tan थीटा 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, तो यहाँ से क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, और tan थीटा 2 बाय tan थीटा 1, tan थीटा 2 बाय tan थीटा 1 इज इक्वल टू 3, सही है। और tan थीटा कितना होगा, मतलब इसका स्लोप ये कितना है l, तो किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है dy बाई dx, तो कितना होगा dl अपॉन dt, इस केस में होगा, तो dl कितना होता है l अल्फा dt, l अल्फा dt अपॉन dt, मतलब l इंटू अल्फा, मतलब क्या कह सकते हैं b के लिए अगर लिखें तो b थीटा 2 किसके लिए करस्पॉन्डिंग है, b के करस्पॉन्डिंग, तो मैं क्या लिखूंगा lb इंटू अल्फा b डिवाइडेड बाय la इंटू अल्फा a शुड बी इक्वल टू 3, सही बात है। तो यहाँ से लिखूंगा lb अल्फा b इज इक्वल टू 3 टाइम्स la इंटू अल्फा a, ठीक है। आई गेस लेंथ 1002 और 1002 तो सेम है, तो इसको कैंसिल कर दिया, तो अल्फा बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा ए लिख दो बस, तो कितना हो जाएगा एक बार देखो अगर ध्यान से, अरे यार हाँ, तो अल्फा बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा ए, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, ठीक है। हाँ नियर इंटीजर बोला है तो 1002 1000 को सेम मानना है, रोहन समझ आ रहा है। हाँ एक बार रिवाइज कर लूंगा तब फिर से अटेम्प्ट करूंगा। हाँ कोई नहीं, बिल्कुल फॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रहेगी, कोई दिक्कत की बात हम्म। नहीं। ये वाला क्वेश्चन, ये मैं पहली बार ट्राई किया तो उसमें मैं कुछ गलत किया, फिर मैंने सोचा राउंड 2 में करूंगा, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो गया था। हम्म। 5 क्वेश्चन ही करने थे ना 10 में से, तो ये सब छोड़ दिया। अच्छा कोई नहीं, वैसे बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम खुद देख सकते हो, ये और ये हाँ सेम पोटेंशियल, ये और ये सेम पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ डायरेक्टली इसको रिमूव कर दो, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, हम्म। फिर इसको हटा के ऐसे करंट कर दो, बहुत ही सिंपल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक था। 11 नंबर का कुछ मतलब मैच नहीं कर रहा है, 11 नंबर का मैच नहीं कर रहा मतलब मतलब मेरा आया है आंसर,
मैंने बहुत बार देखा गलती कुछ हुआ कि नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो क्या गलती हुई। -32 आ रहा था क्या? नहीं, मेरा -16 आ रहा है, लेकिन आंसर -4 हाँ दिया हाँ हुआ है। -16 ना, हाँ समझ गया। रो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? सेकंड डेरिवेटिव आंसर बी दिया है ना? आंसर डी दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। आंसर डी डी दिया है, हाँ, -4 -4। दिया, -16 आ रहा है। भाई वैसे मैं बताऊं तो गलत तो है ही भाई, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये गलत ही है, तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, और देख लेते हैं जो भी। भाई भाई मैंने तो बीटेक में भी यही पढ़ा है कि वो जो तुम बोल रहे हो ना, जिससे -16 आ रहा है वही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला फिर डी वैसे किया। भी नहीं, जैसे आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी लोगे तो 2ax आ जाएगा, फिर अपन अच्छा नहीं नहीं ठीक है उसमें भी गलत हो नहीं जाएगा। नहीं, रो बाय टू एप्सिलॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर। आप डेल फंक्शन में चले गए, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव डेल कहाँ है भाई? डेल तो ये होता है, हाँ हाँ, पता है वो, पता है वो, ठीक है वो समझ गए। ये होता है ना, हम्म। 1/h1 h2 h3, ये नहीं है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ जिसको कहते हैं, वही अप्लाई कर रहे हो ना आप? अरे लेकिन लैप्लाशियन अप्लाई करो बेसिकली, लेकिन वो जो कार्टेशियन होता है उसमें तो यही होता है बस। हाँ हाँ। भैया वो क्या कार्टेशियन लिखा था आपने? ये ये हाँ। इसको लैप्लाशियन कहते हैं। हमारे हमारे सेकंड सेम में पढ़ना है इसको लैप्लाशियन, लेकिन इसका जो पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सेम 1 में आ जाता है, तुम्हें मिलेगा पढ़ने के लिए कॉलेज तो में। जेई के लिए है? अरे नहीं जेई के लिए नहीं नहीं, है, लेकिन इसका जेई का तरीका हम तुम्हें सिखाते हैं। ये एक शॉर्टकट है, जो इरोडो में ऐसे क्वेश्चंस हैं। मेंस में ओके। आया हुआ है एक क्वेश्चन। अरे भाई पता है कि इसका दूसरा तरीका एग्जिस्ट करता है, वो तुम कर सकते हो उसके लिए, इससे तो जल्दी हो हाँ, जाता है। ये अब y और z तो जीरो ही है, x स्क्वायर इज इक्वल टू रो बाय माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, यही किया होगा तूने, फिर दो बार डिफरेंशिएट कर दिया होगा, तो 2ax और फिर 2a, नहीं नहीं हाँ मैंने ऐसे, यही किया ना। अब इसने बोला टोटल चार्ज कंटेंट इन क्यूब ऑफ, तो माइनस एल से एल, तो इसका माइनस एल से मतलब एक एक जो साइड होगा वो 12 हो जाएगी, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 8 एल क्यूब, वो ये वॉल्यूम हो गया, सही है। अब माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू तूने 2a क्या होगा, जो रो चार्ज डेंसिटी वो तो कांस्टेंट आ गई थी, रो इज इक्वल टू -2a एप्सिलॉन नॉट। अब उसको मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना होता है, -2a एप्सिलॉन नॉट इनटू 8 एल क्यूब, यही किया ना। हाँ यही है। हाँ मैंने भी यही किया है, बट पता नहीं, लेकिन अब आई गेस उस तरीके से ट्राई करते हैं, इसमें गलती नहीं है भाई, मुझे यहाँ तक लग रहा है, ये तो कॉलेज में पढ़ा है भाई, इसमें कुछ गलत नहीं होता भाई। भाई मैं क्या मानूं, कॉलेज को गलत मानूं कि इसको जेई को गलत मानूं। और जैसे इसका सोल्यूशन दिया हुआ था, अ, उसमें उन्होंने वैसे गॉस लॉ से वो किया है, मतलब ई डॉट डी एस करके निकाला है हर सरफेस से। लेकिन ई डॉट डी एस से भी कैसे आ जाएगा डिफरेंट, -4? वही तो डिफरेंट आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है मतलब? मैंने ई डॉट डी एस ही ट्राई किया, ये सेकंड ऑर्डर मेरे को आता नहीं था। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा सेम ही -16। मेरा आंसर कुछ भी नहीं आ रहा अबे था? अरे नहीं नहीं, उसने डायरेक्शन गलत लिया होगा, इसलिए तेरा के 0 आ रहा था क्या? नहीं मेरा, तो मैं उसमें फंस गया। अरे मैंने भी डबल डिफरेंशिएट नहीं लगाया, मैंने मैंने ये किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला डिफरेंशिएट करके, हाँ -d क्लियर किया, फिर लेंथ तो 12 हो रहा है साइड का, तो हाँ एरिया और एक्स एक्सिस में ही है, मतलब आई कैप के डायरेक्शन में ही है, तो अब तो जो इलेक्ट्रिक जो एरिया का वेक्टर होगा वो तो आउटसाइड ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब के बाहर के तरफ होगा ना, तो दो तरफ में उल्टा उल्टा होगा, तो देखा कि फ्लक्स अंदर घुस रहा है, तो और एरिया है 4a से 4। समझ रहा हूँ भाई, तो समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, तू ये बोल रहा है, ठीक है समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो उधर से भी 8 इधर से भी 8, तो 16 ही आ रहा है। एग्जैक्टली इधर 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 की तरफ डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी, क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस डेल, ये डेल वी होता है, मतलब इज इक्वल टू माइनस ये डेल बाय डेल आर, तो एक्स है इस केस में, और टू और ए एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्शन अगर कितनी हो जाएगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, एक सेकंड रुको, इसी डायरेक्शन में, सही है। तो इस डायरेक्शन में होगी, और एरिया वेक्टर इधर होगा, और इस केस में एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, सही है। हाँ सही है। तो
लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू भी तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, हाँ समझ रहे हो ना? ये x इक्वल टू माइनस वाला पॉइंट है और ये x इक्वल टू प्लस वाला पॉइंट है। हाँ, तो अब एरिया वेक्टर तो उसको कॉम्पेंसेट कर देगा, दोनों ऐड ही होगा। बिल्कुल, तो 2a into l, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और इनटू ये क्या बोलते हैं साइड कितना होगा, 4l स्क्वायर एरिया होता है ना E डॉट ds, और हाँ इधर का कितना हाँ होगा, सेम आ रहा है भाई, वही तो बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों दे रखा है, पता नहीं भाई यार, मुझे तो नहीं पता भाई। और आपका इससे तो 8 आ गया ना, अभी तो 16 आ रहा था और आंसर 4 दिया है। अबे अरे एक भाई से तो एक इधर का का है। भी तो ऐड करेगा। अच्छा ओके, हाँ सॉरी। भैया आप एक बार वो ऊपर वाला फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकते हो, ये पहली बार देखा मैंने। ये वाला हाँ हाँ मैंने भी। अ, जैसे ये होता क्या है मैंने ना, भी। एक होता है, एक सेकंड को बताता हूँ। ये पता तो नहीं होना चाहिए ना, जेई में हाँ नहीं है ना? अबे जल्दी हो जाता है ना, अच्छा। एक ही मिनट भी नहीं लगता है इसको पढ़ने में, जल्दी हो जाता है। E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल v, और जो डेल होता है ना वो होता है डेल बाय डेल एक्स एस कैप, पार्शियल डिफरेंशिएट कर लो, डेल बाय डेल एक्स कैप प्लस डेल बाय डेल वाई वाई कैप प्लस डेल, तुम तो जाओगे ना तो पहली क्लास में तुम्हें यही पढ़ाएंगे, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व, ये सब पढ़ाते हैं, इसलिए मैं पहली क्लास गया ही नहीं। डेल इक्वल टू डेल कितना हो गया, डेल बाय डेल एक्स कैप प्लस डेल बाय डेल वाई वाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड की कैप, ठीक है, और ये एनएस में भी एक महीने पढ़ाया था बेसिक मैथ। और तुम लोग को पढ़ाएगा वो सर पढ़ाते हैं, ये होता है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, ये ऑपरेटर है बेसिकली, समझ लो इतना। अब तुमने पोटेंशियल पे अप्लाई कर दिया इसको, तो यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा और यहाँ पे v आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर दो पार्शियल y के रिस्पेक्ट में, दो बार कर दो इसके रिस्पेक्ट में, तो डेल ये होता है, डेल ये होता है, तो अगर तुमने डेल v लगाया तो इधर भी v लग जाएगा, इधर भी v लग जाएगा, इधर भी v लग जाएगा, समझ रहे हो? और तुम्हें पता है e माइनस डेल v होता है, और एक और चीज होती है जो तुम आगे पढ़ोगे, जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन होती है वो होती है डाइवर्जेंस ऑफ e, ये होता है रो बाय एप्सिलॉन। अब ई को तुम पुट कर दो यहाँ से माइनस ऑफ डेल वी, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ माइनस डेल वी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। अब ये जो होता है ना डाइवर्जेंस ऑफ क्या बोलते हैं, ये वाली वैल्यू ग्रेडियंट, ये होता है लैप्लासियन, तो डेल स्क्वायर वी, अब ये वाली वैल्यू यहाँ से आ जाती है माइनस रो बाय एप्सिलॉन, ये होता है। कुछ करना नहीं होता, दो तीन बार एक्स 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 के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट, वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट, जेड के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट, और फिर तुम्हारा माइनस रो तो, बाय एप्सिलॉन आ जाता है। तो हमको बस ये लास्ट वाला फॉर्मूला रटना है ना। हाँ मतलब जैसे ये था, ये क्वेश्चन था ना तुम्हारा पोटेंशियल कितना था, एक स्क्वायर, हाँ ये तो वाई जेड है ही नहीं, तो दो बार डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना होगा 2ax, और फिर किया तो 2a, तो 2 इंटू ए, ये इसका लैप्लासियन हो गया, तो 2 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो रो कितना हो गया माइनस 2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट आ गई, तो उसने बोला है 2l साइड के क्यूब में बताना है कितना चार्ज होगा, तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी माइनस 2a एप्सिलॉन नॉट, अच्छा, वॉल्यूम क्या मल्टीप्लाई कर वॉल्यूम लिया। है 8l क्यूब, इतना आंसर। हाँ ओके ओके। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हालत लग रही है ना, वैसे लग रहा है आज फिजिक्स खत्म कर पाएंगे, जीनियस है भाई हम। वैसे ये पेपर टफ था, जो दूसरा पेपर भेजा है वो रिलेटिवली काफी आसान था इससे। हाँ मतलब पिछले दिन वाला पेपर इजी था इससे। अबे नहीं, जो आज भेजा वो था अच्छा, ये तो पिछले दिन वाला नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। वो तो आसान भेजा था, आसान क्या, उन्हीं का पेपर है जो भी है, मैं थोड़ी खुद बना देता हूँ। हाँ ये वाला हो गया था भैया। आर्यन, ये वाला हाँ भैया, ये हो गया था। ठीक है, तो फिर भी देख लो एक बार। assume that the planet is a uniform density, I guess एक रोप वाला क्वेश्चन तुम लोगों ने किया होगा, रोप लगी रहती है उसमें टेंशन कैलकुलेट करते हैं, याद है कुछ हाँ इसमें? एडवांस में आया था ना। हाँ हाँ, आई गेस एडवांस में ही आया था, रोप रहती थी उसमें टेंशन कैलकुलेट करते थे, जी वेरी हो रहा था, हाँ हाँ इसका सेंटर ऑफ मास भी इस कैलकुलेशन का क्वेश्चन कभी कहीं देखा था, W1x1 प्लस W2x2 करके सिग्मा कैलकुलेट करते थे, ऐसा था कुछ। चलो कोई नहीं, अभी तो ये सॉल्व कर लेते हैं, बकवास नहीं करते। क्या बोल रहे हैं, अरे यार शिट शिट, हाँ जी, अब हाँ
A planet of radius r has an angular acceleration acceleration due to gravity g s on its surface. A deep smooth tunnel is dug on the planet inwards to reach a point p located at distance r by 2 from center of planet. Assume that the planet has uniform density. ठीक है. The kinetic energy given to the small body of mass and projected radially outward from p such that it gains a maximum altitude of thrice radius planet from the surface. Maximum altitude equal to thrice radius from its surface. तो जो हाइट रीच कर रहा है वो 3r है मैक्सिमम. तो आई गेस सिंपली कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी है. हाँ तो मैं ऐसे सोचो हमने यहाँ पे r/2 जो डिस्टेंस, ये कितना छोटा है, r/2 लग भी नहीं रहा. ठीक है, हाफ होना चाहिए था ना, ऐसे बनाना चाहिए था कुछ. इन्हें तो ये भी नहीं आता. कोई नहीं, अरे यार ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं. ये लेट्स से हमने इसको ऐसे रेडियली प्रोजेक्ट किया, लेट्स से इसकी वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया. ये डिस्टेंस कितनी है, r/2. सही है. हाँ भैया इसका मास m है. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी. m/r2r³ 3r² - x². फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम बाई 2r³ into 3r² - x². 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. हाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है. तो हाँ. अगर मैंने हाँ. आर क्या रखूंगा, r/2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल m बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस r² बाई 4. तो कितना होगा, 11. यही होगा ना, 11 ही होगा ना. हाँ भैया तो कितना हो गया ये, ये तो कैपिटल m था और यार, हाँ जी, इंटू 11. और ये कितना हो जाएगा, by 8r. इज इक्वल टू उस टाइम कितने डिस्टेंस पे है वो, और ये यहाँ पे स्मॉल m भी होगा 4r पे सेंटर से. पोटेंशियल एनर्जी. तो माइनस जी एम बाय 4r इंटू स्मॉल m हाँ भैया पोटेंशियल इंटू वो. रोहन फॉलो कर पा रहे हो, हाँ मैंने ग्रेविटेशन पढ़ी नहीं है तो. कोई नहीं कोई बात नहीं. इलेक्ट्रोचार्ज पढ़ा है ना, तो उसके बाद फिर तुम जल्दी कवर करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी कर लेना. वैसे अगर आ गया तो बहुत हाँ वो क्वेश्चन होता है. कर लूँगा. हाँ 2 से डिवाइड कर लिया, 9 by 8 by. बस kinetic energy पूछा था. अच्छा ये पूछा था. तो आर से और डिवाइड कर लो, कितना हो रहा है ये. अच्छा ये क्या करना था, 9 जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय 8r, मतलब यही है ना. तो उसको फिर r से और डिवाइड कर लिया. तो ये कितना हो गया, 9 बाई 8 GS m नहीं हाँ 9 बाई. चलो आगे बढ़ते हैं. एक क्यूरी टेम्परेचर का क्वेश्चन आया था, वो तुम याद कर लेना. वो मतलब मैग्नेटिक अब शायद वो सिलेबस में नहीं है, अब शायद हट गया है प्रोबेबली. कौन सा क्वेश्चन? क्यूरी टेम्परेचर वाला 14th क्वेश्चन. ग्राफ वाला जो आया था. हाँ अब शायद सिलेबस में नहीं है शायद ये से. देख लेना एक बार जो भी है, लेकिन तुम लोग कवर कर लेना. मैंने किया था अपने टाइम, फिर अभी मुझे याद भी नहीं है. वैसे फॉर्मूला होता है ना, x बाई टी का कुछ फॉर्मूला आता है क्यूरी टेम्परेचर में, x1 बाई टी कांस्टेंट. छोड़ दो. मैंने नहीं पढ़ा. हाँ क्यूरी टेम्परेचर अरे वो भाई रेडिएशन होता है ना. हाँ रेडिएशन में ही आता है, लेकिन मैग्नेटिक मैटर में पढ़ा देते हैं. देख लेना एक बार जो भी है, उसे छोड़ना मत. और अब मेजॉरिटी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वो तुम देख लेना. बाकी इंटीरियर टाइप में आई गेस हमने कर लिए क्या सारे, जो भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे. रोटेशन वाला मैंने करवा दिया, अल्फा बी अल्फा ये ठीक है. और एक ये जो जेनर डायोड वाला था. हाँ वो तो आसान ही था. हाँ हाँ उसमें बस वोल्टेज कांस्टेंट करना होता है. क्या बोल रहे हो. नहीं मतलब जेनर में बस वोल्टेज रेगुलेट होता है ना, तो वोल्टेज दोनों में सेम. 15 वाला बोल दो. क्या 15 वाला. 15 एक सेकंड आता हूँ. अरे यार रुक गया स्क्रीन को. 15 हाँ 15 हो गया था. मेरा पता नहीं आंसर आ रहा था, मैच नहीं कर रहा था किसी ऑप्शन के साथ. मुझे तो क्वेश्चन थोड़ा
समझ में भी नहीं आया एक्चुअली। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब निकालना क्या है? अरे मुझे निकालना है, क्या? रेजोनेटिंग मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। हाँ मतलब इन सब टाइप के क्वेश्चंस में इंडक्टर को एक ब्लॉक मानता है और कैपेसिटर को एक स्प्रिंग मानते हैं, पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह सॉल्व करते हैं तो किया निकल। हाँ ये तरीका कहाँ सीखा भाई? सीखा था, 12th में सीखा। उधर हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाता है, मतलब ऐसे ही किया सब क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन में लगाया वो, मतलब सिस्टम नहीं सही 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 नहीं बनाया या फिर कुछ गलती किया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या। मुझे मैंने जहां तक देखे थे वो उसमें क्या बोलते हैं, दोनों में अगर अगर तुम एल को मिडल वाले एल को ब्रेक कर दोगे 2L और L में, तो वो बेसिकली दोनों सिमेट्रिकल सर्किट्स बन जाएंगे। समझ रहे हो? एक ही वैल्यू पे दोनों में रेजोनेंस हो जाएगा। कैसे ब्रेक करना है? देखो दिखाता हूँ। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मैं फिर बता देता हूँ। और जो तुमने बोला वो तो मैंने सुना भी नहीं है भाई। ब्लॉक सिस्टम ये क्या है भाई? वैसे समझ तो रहा हूँ वो तरीका काम तो कर ही रहा होगा, क्योंकि समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें भी सेकंड डिफरेंशियल ऑर्डर का इक्वेशन बन रही है, डी हाँ स्क्वायर बाई डी मैं टी इसमें स्क्वायर। सिर्फ कंपेयर करवाया था, मतलब वो ए को मतलब क्यू डी टू क्यू हाँ बाई हाँ, डी टी वो इस तरीके करना। की इक्वेशन बनती है ना, तो कंपेयर करके सॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है? पर इस तरीके से सॉल्व करना भाई लीजेंड तरीका है भाई, मतलब ये तो इंस्पायर हो गया भाई, मतलब जिसने भी किया होगा पहली बार डेराइव ऑफ कोर्स, हम्म। लोग उसको कहीं से किसी से रिलेट कर सकते हैं, नहीं? सही है, सही है। तो ये पता होता है कि जो पैरेलल में अगर मैं ऐसे ब्रेक कर दूं इनफैक्ट इसको, जो भी है, अब ये 12 हो गया। अब देखो, अब अब ये और ये सिमेट्रिक, ये और ये सर्किट बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया ना, आइडेंटिकल, नहीं? हाँ हाँ तो अब तुम खुद सोचो, अगर जब दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, तो जिस ओमेगा पे इस पे रेजोनेंस होगा उस पे इस पे भी होगा। हम्म। तो अब क्या होगा? 1/√3 LC होगा ना, ओमेगा स्क्वायर। रूट एलसी होता है, एल और 12 सीरीज में हो गया ना, एक पर्टिकुलर सर्किट पीएल के लिए। होगा, ओ नहीं नहीं 3 होगा, 12/3 होगा। हाँ, सही है ना? एक सेकंड। वो ये क्या है, ये ट्रिक है या फिर क्या है ये? मैं ट्रिक नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर तुमने इस एल को ब्रेक कर दिया 12 और एल में, तो ये और ये सर्किट आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो जिस ओमेगा पे इस पे रेजोनेंस होगा उस पे इस पे होगा, तो तुम बस इसका निकाल लो ना। तो इसके लिए कितना होता है? रूट एलसी होता है, ओमेगा कितना होता है? 1/√LC। तो ये इसमें एल और एल 12 है, तो 1/3 हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें एल हाँ की जगह क्या है? 3L। तो ये कितना होता है? 2πf इज इक्वल टू, थोड़ा सा याद रखना, अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर छोड़ना पड़ जाएगा अगर नहीं देखा तो, ठीक है? ओके। बाकी तो ठीक है। और बता दो, इसके नीचे तो एसी वाला है, वो तो मैं करूंगा भी नहीं, मुझे बहुत गंदा लगता है एसी सॉल्व करना। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, व्हाट द। इसलिए वो तो सीधा ही था। हाँ मतलब सीधा ही है। भैया मतलब वो जेई में पैरेलल पैरेलल एसी सर्किट आता है या फिर सीरीज आता है सिर्फ, मतलब जेई के लिए क्या है? भाई एक्चुअली आ तो कुछ भी सकता है। एसी में बोल रहे हो? हाँ एसी में वो। तुम कॉम्प्लेक्स समर तरीका नहीं जानते? कॉम्प्लेक्स समर वाला। हाँ जानता हूँ, लेकिन उसके मतलब क्वेश्चन में बहुत कम देखे हैं, तो इसलिए मेरे को पूछना नहीं, था। एआईटीएस वगैरह मिल जाएंगे, तुम देखना एआईटीएस के पेपर्स में बहुत हैं, तुम ट्राई करना, मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरे ओके पेपर में बहुत सारे आए हुए थे एआईटीएस से, मेरे लास्ट ईयर 24 में मिल जाते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस रखना, जल्दी हो जाता है सॉल्व अगर उससे करोगे। भैया ओके। मुझे एक चीज पूछनी थी। हम्म, 28 में जो सैचुरेशन करंट वाला पूछा है, वो मैंने सैचुरेशन करंट मेरे को ध्यान में नहीं है। कैसे मतलब क्या होता है मॉडर्न फिजिक्स में सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो याद क्यों करते हो भाई? मुझे नहीं याद, लेकिन मैं अभी डिराइव कर दूंगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास प्लेट है, ये कैथोड एनोड लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे पोटेंशियल कनेक्टेड है, तो मैं इस पे फोटोन गिराता था, और यहाँ इस वाले प्लेट पे क्या बोलते हैं, कलेक्ट करता था इलेक्ट्रॉन्स को, करता था ना, ये करता था ना। और हाँ हाँ। इस प्लेट की कुछ ईटा होती थी, ईटा क्या होती थी? एफिशिएंसी, कि कितने फोटोन्स गिरे और कितने इमिट हुए, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट, सॉरी इमिटेड, एन ई अपॉन एन आई इंसिडेंट इज इक्वल टू ईटा था। सही है? तो जितने जितने सही इमिट है। होंगे, जितने इमिट होंगे वही मैटर कर रहे हैं ना, वही वही फ्लो करके आगे जाएंगे, नहीं?
हाँ तो लेट्स से टोटल जो p पावर से गिर रहे हैं तो कितने कितने होंगे? p इज इक्वल टू इंसिडेंट ये ना p इक्वल टू ni इंटू hc बाय लैम्डा। सही है? हाँ भैया। सही है ना? हाँ भैया। जितने इंसिडेंट हो रहे हैं तो क्या लिखूंगा? p पावर ni जो इतने इंसिडेंट हुए hc बाय लैम्डा, पावर इतना ही होगा। तो लेट्स से p पावर था तो ni कितना आ जाएगा यहाँ से? p लैम्डा अपॉन hc। सही बात है? ये पर सेकंड की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी पर बिल्कुल। सेकेंड है ना? पावर तो पर सेकंड की होता है भाई। हाँ हाँ तो यहाँ से नंबर ऑफ क्या बोलते हैं जो इंसिडेंट हो रहे हैं पर सेकंड कितने हो रहे हैं? वो p लैम्डा बाय hc। तो कितने एमिट हो रहे होंगे? ईटा टाइम्स यही। देखो ni कितना होगा? कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिट हो रहे होंगे? ni कितना होगा? ईटा टाइम्स ni नहीं? तो ईटा p लैम्डा अपॉन hc। सही है? सही है। इतने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकंड। सही बात है ना? हाँ तो लेट्स से ये 5 है तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा? इनटू e। इतना चार्ज फ्लो होगा और कितने सेकंड में हाँ फ्लो हो रहा है? 1 सेकंड में ना? तो इतना ही तो करंट होगा। ये हो गया सैचुरेशन करंट। ईटा पी अच्छा लैम्डा अच्छा। ई अपॉन hc। अब ठीक है, मतलब यही है जो भी है। ठीक है ठीक है। तो उसमें डेटा में डिस्टेंसेस भी दिए थे 2 बार, एक बार। हाँ तो उसमें तो ऐसे होता है ना, p/4 इंटेंसिटी जो गिर रही होती है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करके ना, अगर पावर सोर्स दूर है तो तुम यहाँ पे एक बार देख रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो तो दोनों में पावर डिफरेंस होगा ना। p/4 पाई r स्क्वायर इनटू दिस वाला एरिया, फिर डिस्टेंस अलग हो गया तो मैटर पावर चेंज हो जाएगा ना। तो इसमें इसमें 2 बार सैचुरेशन करंट तो नहीं पूछा था ना? डिफरेंट हो जाएगा ना सैचुरेशन अच्छा हाँ करंट। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, उसने 2 बार के हिसाब से किया। ठीक है ठीक है। भैया इस पे कि मतलब क्वेश्चन मेरे मेरे वाले कोचिंग के इसमें आया था तो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। ओके श्योर श्योर। कौन बोल रहा है वैसे? आदम। ओके तो केमिस्ट्री पूछ लो भाई, जो भी दिक्कत हो। केमिस्ट्री भैया में आपका केमिस्ट्री में इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ हो तो वही भेज दीजिएगा, वही देख लेंगे। हाँ वो भी एक्चुअली अगर सही है। अगर आप डिस्कस करोगे तो कल कर लेना, नहीं तो फिर आप पीडीएफ दे देना सॉल्यूशंस का। भैया आप तो सिर्फ ऑर्गेनिक का कर लेना, वो मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म। हाँ वैसे मैकेनिज्म में करना किसमें था? सारे तो बिना मैकेनिज्म वाले ही हैं, हमेशा तो वही होता है। मैकेनिज्म किसमें यूज करते हो तुम लोग? नहीं अगर इसमें हो तो, वैसे तो नहीं यूज पड़ा, लेकिन अगर वैसे अगर आपको कुछ आपके साइड से बताना हो तो बता दें। भाई जिसमें नीड होती है, जैसे मैथ्स में समझ में आता है, अगर करूंगा तो बेटर है। इसमें मैं क्या मतलब एक्स्ट्रा इनकॉर्पोरेट करने का कोई पॉइंट भी नहीं होता। मेरी एनर्जी वेस्ट है, तुम्हारी भी वेस्ट है एक तरीके से। आज का तो पेपर का मैथ्स कब होगा डिस्कस? कितने तुम्हें ज्यादा डाउट है क्या? कर नहीं लेंगे स्टेप डाउट बाय स्टेप, सॉल्व तो पूरा ही करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आज कुछ तो ही नहीं कर पाएंगे। कम है। इस वाले जो पेपर में पेपर आपने भेजा था वो परसों डिस्कस होगा। आज का पेपर अटेम्प्ट किसने किया है पहले? मैंने किया है। और किसने अटेम्प्ट किया? मैंने नहीं किया अभी तक। अबे नहीं किया, वो भी बताना था क्या? कोई नहीं कोई नहीं। मैट्रिसेस वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। मतलब लोग सोचते हैं कि उसका क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव ही होता है, बट जब करने की बात आती है ना तो फिर वो छोड़ देते हैं, मतलब एग्जाम में भी। तो एक बार हाँ इससे बेटर है कि हम अच्छे से कर ही लें उसको, कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि सारे जो भी हैं। और सेम विद क्या बोलते हैं, मतलब मेरे मैट्रिसेस कॉम्प्लेक्स उसने बोला है, पर पता नहीं क्यों बोला है, पर फिर भी कर लेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के भी भैया सेम वही है कॉम्प्लेक्स करोगे तो वो ज्योमेट्री करोगे कॉम्प्लेक्स का? भाई। ऑफकोर्स दोनों करेंगे, आधा अच्छे से ही करेंगे भाई। अब भाई अपनी इमेज भी तो मेंटेन रखनी है भाई, लेवल थोड़ी कम कर देंगे। भाई लेकिन ज्योमेट्री टफ लगता है तुम्हें। अरे ज्योमेट्री हम कोऑर्डिनेट सॉल्व किया करो ना हमेशा, ज्योमेट्री लगाते ही क्यों? हमेशा कोऑर्डिनेट सॉल्व हो जाता है। ओके। सही बात है ना? ओके देन तुम करो, कल हम सेशन रखते हैं उसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करते हैं। और मैं तुम्हें पीडीएफ शेयर कर देता हूँ केमिस्ट्री सॉल्यूशंस की, देख लेना एक बार, ठीक है? हाँ भैया कल सेशन किसका होगा? क्या? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट? मैट्रिसेस। ओके ओके। एंड वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बात आपने बताई थी। हाँ उसको मेजॉरिटी जो भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के होते हैं उसको जो ज्योमेट्री वाले होते हैं, हेलो, हाँ तो उसको कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व करके सॉल्व करते हैं, वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो वो मैं सिखाऊंगा, वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर पीवाईक्यूज भी बहुत सारे मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जो तुम्हें टफ लगते होंगे, वो कोऑर्डिनेट से जल्दी सिंपलीफाई हो जाते हैं। तो काफी अच्छा लर्निंग होगा तुम्हारे लिए वो, अगर तुमने पहले नहीं किया तो। हम करवा देंगे, ऑफ कोर्स पॉइंट यही है, इसका मतलब ये नहीं कि बस पेपर बोला है तो पेपर ही करेंगे, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। तुम्हारा स्कोर जिस जिस जैसे लैक हो रहा है, वो किसी कोई कहीं भी कमी ना रहे, वही मेजर मोटिव है हमारा। हमारा क्या मतलब, मेरा अकेले ही हूँ मैं, और कौन है मेरे पीछे? कोई नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत पूरी जारी रखो। मेरी पूरी कोशिश है, मैं जितना दे पाऊँ दे रहा हूँ।
आई गेस मेरे एफर्ट बिल्कुल तुम समझ रहे होगे, ठीक है? यस भैया हाँ भैया। थैंक यू हाँ भैया